अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है कि एक और ट्रांसमिशन के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। और अब जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो जो गुज़िश्ता 1.5-2 साल से हमने बात की है उससे ज़रा हम आगे बढ़ गए हैं। इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन ज़रूर आ गई है, ग्रोथ के हवाले से बात होती है, ग्रोथ के नंबर्स पे बात होती है, बजट आ गया है, बजट की तारीफ भी हो रही है, बजट पर तनकीद भी हो रही है। और हमारे पास जो पैनल मौजूद है वो भी इतना ही डाइवर्सिफाइड है, इंडस्ट्री के तमाम एरियाज से ये पैनल मौजूद है। इनकी राय किसी की बहुत ज़्यादा तनकीदी है जब बजट की बात आए या ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात आए। किसी को लगता है कि इस वक्त मुनासिब है पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए। तो इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे। हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव लकी सीमेंट मोहम्मद अली तब्बा साहब मौजूद हैं, आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, साबिक वजीर ख़जाना हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ आसिफ इनाम साहब मौजूद हैं, अब नायब सदर FPCCI, साबिक चेयरमैन एप्टमा हैं, मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद हैं, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। इसके अलावा आपसे थोड़ी देर में हमें ज़ियाद बशीर साहब भी ज्वाइन करेंगे, आप डायरेक्टर हैं गुल अहमद टेक्सटाइल के। गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद अली तब्बा साहब, आपसे मैं शुरू करूँगा। ज़ाहिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ने उस तरीके से पिकअप नहीं किया है, आप इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ऑटो सेक्टर में देखें ग्रोथ नज़र आती है, दीगर एरियाज़ में देखें, सीमेंट में देखें तो एक जो परफॉर्मेंस है वो हमें उस तरीके से ओवरऑल ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। बट अब जो बजट आया है उस बजट के बाद आपको लगता है हम सही ट्रैक पर हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि अवाम पर पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का और इन्फ्लेशन का, या आपके ख्याल में से बेहतर? थैंक यू शाहजेब भाई। आपने लास्ट ईयर भी बजट के बाद प्रोग्राम किया था और उसमें ये डिस्कशन हो रही थी। उस वक्त भी आपको मैंने कहा था कि जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन वगैरह जो लगाए हैं, सुपर टैक्स, बाकी टैक्सेस, उससे आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और वो कॉन्ट्रैक्शन आपको इस साल नज़र आ गई है। हो ये रहा है कि आप अपना हदफ पूरा करने के लिए अभी भी वही पॉलिसी है, वही माइंडसेट है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं आप उन्हीं के ऊपर बोझ बढ़ाते जाएं, उन्हीं से आप टैक्स की वसूली करें। जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, अलबत्ता इस बजट में इन्होंने ज़रूर इस चीज़ का डिसीजन लिया है कि जो लोग फाइलर्स नहीं है वो गाड़ी वगैरह या रियल एस्टेट नहीं ले सकते, वो उसमें ट्रैवल बैन भी होना चाहिए। ट्रैवल को भी बैन करें उन लोगों का जो टैक्स नेट में और जो फाइलर्स नहीं हैं, तो जब जाके जो है ना वो रियल प्रेशर जो है वो फील होगा और लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं। प्लस इसके अलावा जो इन्होंने बैंकिंग में भी कहा है कि बैंक अकाउंट्स हैं जो नॉन फाइलर्स हैं उनको भी आई थिंक वो तजवीज़ है कि उसको भी शायद बंद करने की है, पता नहीं मैंने सही नहीं सुना। तो वो सारे इक़दाम तो बहुत अच्छे, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स खोलने में प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम, ये सारी की सारी बातें। बट वो लोग जो रिटेल सेक्टर है, आपका होलसेलर है, आपका जो बाकी आपके जो इकोनॉमी के जो हैं जिसमें आपका जितने भी जो आपकी चीज़ें हैं, शादी वगैरह, मतलब जो सैलून्स और बहुत सारी चीज़ें जो सर्विस सेक्टर के हवाले से जो है वो अभी भी टैक्स नेट से मोर और लेस बाहर ही है। और ये जब इन्फोर्समेंट की बात करें आपके ख्याल में अभी भी आपको उम्मीद नहीं है कि वो इन्फोर्समेंट देखते किस तरीके से करें? इन्फोर्समेंट तो उन्हीं पे करेंगे जिसमें इनका जोर चलता है, और जोर किस पे चलता है? जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। जो कमिश्नर्स को पावर दिए गए इन्होंने कि वो CEOs को, CFOs को अरेस्ट कर सकते हैं, तो क्या वो किसी छोटे बिजनेस के CEOs या CFOs की बात करें? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो तो ऑलरेडी टैक्स नेट में नहीं है, वो तो ऑलरेडी विजिबल ही नहीं है कि वो टैक्स कितना दे रहे हैं, कितना देना चाहिए। तो बेसिकली जोर उधर ही चलेगा जहाँ पे लोग कंप्लाइंट हैं, जहाँ पे लोग टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं पे जाके वो जोर चलाएंगे। वो ज़रा सी एक नोटिस इशू कर देंगे, आप कहेंगे आप नॉन कंप्लाइंट है, आप पर अरेस्ट वारंट हो जाएगा। इससे पहले भी हो चुका है कि जो कोल में जब ये धांधली हुई थी और ये फ्लाइंग इनवॉइसेस का मसला हुआ था, जो कंप्लाइंट लोगों थे उन्हीं पे आके उन्होंने जोर चलाया ना। जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने टैक्स इवेजन किया, उनके पास वो नहीं पहुँच सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कंपनीज़ को कि आपने क्यों उनसे ख़रीदा। भाई जब आपके वो सिस्टम में एक्टिव टैक्स पेयर आ रहे हैं तो हमें क्या पता कि वो चोरी कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं, नहीं करा रहे। आपका सिस्टम या तो उसको ठीक करें कि अगर हम एक चीज़ ख़रीद रहे हैं किसी बंदे से, अगर वो नॉन कंप्लाइंट है और वो ब्लैक लिस्ट है तो उससे आप ख़रीदेंगे नहीं। बट वो अगर आपके एक्टिव टैक्स पे के लिस्ट में आ रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि इसमें गलती कंपनीज़ की है, तो वो तो आप इतनी ड्यू डिलिजेंस तो कर नहीं सकते, इतनी KYC तो कर नहीं सकते कि भाई कौन चोर है कौन नहीं है। तो ये सारे मसले मसाइल पहले भी आ चुके, और उसमें भी उन्होंने लोगों को FBR से भेजा, रेड कराई, अरेस्ट वारंट्स इशू कराए। ये तरीका नहीं है। देखें, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके जहन में ये बात बिठा दी गई है
कि पाकिस्तान में बिजनेसेस जो हैं वो फुली टैक्स कंप्लायंट नहीं है, वो टैक्स इवेशन कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, और वो चीज़ उनके एक दिमाग में रजिस्टर हो गई है, और उसको हटाने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी होगी। ये जब तक बिज़नेस कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं होगा, आपकी ग्रोथ इन्होंने 4.2 या 4.5 जो भी इन्होंने हदफ मुकर्रर किया, मुझे तो नहीं लगता ये अचीव होगा। मुझे तो मुश्किल लगता है कि हदफ कहाँ से पूरा होगा आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ठीक है, उसमें देखते हैं कि कितनी आपकी ग्रोथ आती है। पिछले साल तो जो लोकल सीमेंट है उसमें तो डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आई है, वो तो एक्सपोर्ट चूँकि काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा था, तो ओवरऑल नेगेटिव परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं होगी, अब थोड़ी सी पॉजिटिव होगी। तो डोमेस्टिक डिमांड को अगर हम एनालाइज करें तो वो तो नेगेटिव ग्रोथ की तरफ चल रही है। दूसरा ये कि एक्सपोर्ट ग्रोथ की तरफ कोई ख़ास मैंने देखा नहीं है कि इस बजट में कोई गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम किए हो कि जिसमें एक्सपोर्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही हो, या इन्होंने कोई इस तरह से कोई डिसीजंस लिए हो जिसमें वो सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट नहीं करे उनको किसी तरीके से एक्सपोर्ट के अंदर लाया जाए। कोई इस तरह से कोई इंसेंटिव दिया जाता है कि भाई आप 10% अपने रेवेन्यू को एक्सपोर्ट करें तो आपको सुपर टैक्स कम कर दिया जाएगा या माफ़ कर दिया जाएगा, कोई इकदाम नहीं लिए। तो जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी आपकी, तो ग्रोथ कहाँ से आप लेकर आएंगे? ग्रोथ लाने के लिए इसका मतलब ये कि आपके फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर बढ़ेगा, आपकी कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी, और उस डिमांड का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक डोमेस्टिक इंडस्ट्री, आपकी एग्रीकल्चर, आपका एक्सपोर्ट, ये जब तक कि आप उसको रिबोस नहीं करेंगे और उस पर आप बेहतर तौर से तवज्जो नहीं देंगे, तो ये टर्न अराउंड जो है ना इकॉनमी का, ये बहुत मुश्किल है। होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा, और हमारे पास टाइम ज़रूर है, बिकॉज हम उतना जल्दी ग्रोथ की तरफ नहीं जाना चाहते जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हो और दोबारा से हम बूम बस्ट साइकिल में दोबारा से उस मसले में पड़ जाएँ। और इस चीज़ों को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने आरडीज अभी बजट में कम कर दी हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कंपेयर टू योर रीजनल कंट्रीज़ इज़ एटलीस्ट 10% हायर, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, यूटिलिटी है, पावर चार्जेस हैं, और बहुत सारे आपके कॉस्ट है जो कि बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा हैं आपके। तो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना आपकी इंडस्ट्री एटलीस्ट 10% जो है ना वो डिसएडवांटेज पे टू स्टार्ट विद ऑन एनी इंडस्ट्री, आप किसी इंडस्ट्री के आप नाम लें 10% डिसएडवांटेज पे कंपेयर टू रीजनल कंट्रीज। तो अगर आपने आरडी भी हटा दी और आपका ये जो नेशनल टैरिफ कमीशन है वो इतना इनएक्टिव है कि दुनिया में आप एंटी डंपिंग की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो प्रोविजनल एंटी डंपिंग लगा देते हैं, फिर कोर्ट के केसेस चल रहे होते हैं, उसके बाद कोर्ट भी जो फैसला करता है उसके बाद वो फैसला होता है। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान पे सीमेंट पे ड्यूटी लगा दी, ड्यूटी पहले लगा दी उन्होंने, एंटी डंपिंग ड्यूटी उन्होंने अनाउंस कर दी कि 35% लगेगी पाकिस्तान के ऊपर। केस चलता रहा 1 साल, केस पाकिस्तान सीमेंट इंडस्ट्री के अगेंस्ट आया, बिकॉज वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स ने इतनी लॉबी की कि अगर आपने ये कर दिया तो वहाँ पे सीमेंट डंप हो जाएगा। तो वो सुन रहे, वो उन्होंने नहीं कहा आप सीमेंट इंडस्ट्री का आप इनफिशिएंट है, आप बेकार हैं, आपको काम करने नहीं आता, आपको बिजनेस करने नहीं आता। उन्होंने नहीं, अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। पाकिस्तान में आप किसी चीज़ के लिए जाएँ, आप इनफिशिएंट है, आपको तो बिजनेस करने नहीं आता, आपको तो इंडस्ट्री चलाने नहीं आती। तो इतना एंटी बिजनेस सेंटिमेंट पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो गया है कि जब तक ये माइंडसेट इस्लामाबाद में चेंज नहीं होगा, ये बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी, नई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, आपका ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। आपकी ग्रोथ की जो हमें शरह चाहिए 4%, 4.5%, 5-6%, ये मुमकिन ही नहीं है। ये कैसे अचीव करेंगे आप? तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को पहले देखें कि हम किस जगह पे खड़े हुए, इसके बाद आप फैसले करें। पता नहीं कौन सा एडवाइज़र बाहर से आके गवर्नमेंट को कह के गया कि जब तक आप ड्यूटीज़ कम नहीं करेंगे आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, और अगर ड्यूटीज़ कम करने से एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हम बैठे इस साल, अगले साल वापस आएंगे इंशाल्लाह बजट में आपके साथ यहाँ पे बैठ के डिस्कस करेंगे कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी आपकी ये ड्यूटीज़ कर, बल्कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो दोबारा से प्रेशर में आएगी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में पिछले 40 साल से हो रही है, होती रहेगी, और ये जो चल रहा है ना ये रुकेगा नहीं। मेरे साहब आरिफ अभी साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक भी तकरीबन फाइनेंस, इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेक्टर, तमाम सेक्टर से है, ये जो एक पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट की अप्रोच है वो जो पहले से टैक्स देते हैं या टैक्स नेट में है, गवर्नमेंट की अप्रोच ये है या एफबीआर की अप्रोच जो अली तब्बा साहब की बात से मैं समझ रहा हूँ, वो ये है कि जो टैक्स नेट में है वो ज़्यादा बड़े टैक्स चोर हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जा सकता है, या फिर अगर टैक्स चोर नहीं भी हैं तो उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ाया गया है। इससे इंडस्ट्री ग्रो करना या फिर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आना वो पॉसिबल है नहीं इस बजट के थ्रू भी आगे बढ़ते हुए। आई थिंक इस साल तो कोई ऐसा मेजर नहीं है बजट में कि जिस पे जो टैक्स दे रहे थे उनके ऊपर फर्दर कोई टैक्स लोड हुआ हो। यस, ये हम कह सकते हैं कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि उनको रिलीफ आएगा या उनके बोझ पे कमी की जाएगी, वो नहीं किया। वो बहुत ही ज़्यादा जो है सिंबॉलिक टाइप का उन्होंने किया।
और जिसमें पर्टिकुलरली ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की वो सैलरीड क्लास की टैक्सेस पे थी। उन्होंने बहुत ही जो है वो कम किया, और फिर ये था कि सुपर टैक्स में कमी। ये पहले प्रॉमिस भी करते थे कि जैसे ही हमारे पास अगर कोई स्पेस बनी तो हम जो है इसमें डेफिनेटली हमारा इंटेंशन है कि हम इसको कम करेंगे। इस दफ़ा आई थिंक इन्फोर्समेंट के लिए भी उन्होंने 400 बिलियन रुपीस का जो है वो बजट रखा है। और वो जो बता रहे थे वो ये कहते हैं कि लास्ट ईयर हम ये कह रहे थे लेकिन IMF ने हमको इन्फोर्समेंट की मद में जो है कोई अमाउंट नहीं अलाउ किया था, बट इस साल हमने इन्फोर्समेंट में जो है 300+ बिलियन रुपीस जो है वो रेज़ किया, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा। तो इस साल हमें उन्होंने 400+ बिलियन रुपीस जो है वो अलाउ किया, और वो ये इन्फोर्समेंट के बारे में ही है। देखिए मैं ये समझता हूँ शाहज़ेब कि पाकिस्तान में इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं है। आप कहाँ करेंगे? क्या आप पावर में करेंगे? पावर ऑलरेडी सरप्लस है। आप टेक्सटाइल करेंगे, वहाँ भी आपके पास कैपेसिटी मौजूद है। सीमेंट करेंगे, स्टील करेंगे, ये जितने भी जो एक्टिव सेक्टर्स हैं उनमें तो ऑलरेडी जो है वो आइडियल कैपेसिटीज़ पड़ी हुई। तो पहले जो है वो आई थिंक उन कैपेसिटीज़ की यूटिलाइजेशन की तदबीर करने की जो है वो अगर सब में सरप्लस है तो हमारी एक्सपोर्ट्स में वो ग्रोथ नहीं है जो होनी चाहिए थी। 5-6% की ग्रोथ है। इन्वेस्टमेंट टू GDP ऑलरेडी 13.8%, और आप कह रहे हैं कि इसमें गुंजाइश नहीं है, तो फिर आगे बढ़ें कैसे हम? जी, आगे इस तरह बढ़ें जैसे आई थिंक इन्होंने अटेम्प्ट किया है। मेरी नज़र में देखें, मैं इसको इस बजट को मैं ये कहता हूँ कि ग्रोथ ओरिएंटेड एंड फिस्कल कंसोलिडेशन वाला बजट है। इस पर बहुत डिस्कस नहीं हुआ फिस्कल कंसोलिडेशन पे। आप ये देखें कि अभी इनकी जो बजट डेफिसिट है वो 3.9% ऑफ GDP इन्होंने बजट किया। ये 2 साल पहले 8% था। तो 8% का मतलब जो है ये जो अगर वही परसेंटेज डेफिसिट का होता तो आप 5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो ज़्यादा डेफिसिट करते। इस दफ़ा जो है उनका जो बजट डेफिसिट है वो 5 ट्रिलियन है। इसी तरह अगर आप प्राइमरी सरप्लस की बात करें तो आई थिंक कई सालों के बाद जो है वो प्राइमरी सरप्लस हमने देखा, और बड़ा हेफ्टी अमाउंट देखा, 2.6 ट्रिलियन 2.4 ट्रिलियन। और अगेन इस साल में जो है वो 2.6 ट्रिलियन का इनका ये बजट। ये 2 बड़े ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो आपकी इकोनॉमी में जो है वो बहुत ही सूदिंग इफेक्ट लाएंगे। सूदिंग इफेक्ट क्या है कि आपको गवर्नमेंट का जो है वो बोरिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। फिर मैं ये देखता हूँ शाहज़ेब कि इस साल में देखें हमारे 3 बड़े प्रॉब्लम थे। इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई एनर्जी कॉस्ट और हाई टैक्सेशन रेट। टैक्सेशन इंटरेस्ट रेट जो है वो 22 का 11 आ गया है। मैं देखता हूँ कि अभी और 2% जो है और कम हो जाएगा। ये फॉरेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो एनालिस्ट हैं वो फॉरेन तो नहीं कर रहे। फॉरेन नहीं, क्योंकि अब ये जो ईरान और इसराइल का ये जो शुरू हुआ है मामला, उसकी वजह से ये ऑयल की जो प्राइस बढ़ी है तो उससे ज़रा रिस्क बढ़ गया है। अदरवाइज़ मुमकिन है कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.5% जो है शायद इस फॉरेन में भी आ जाए, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल में इसमें रिलीफ देखेंगे। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ एनर्जी प्राइस में भी जो है मैं देख रहा हूँ डिक्लाइन देख रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट की कमिटमेंट तो अपनी जगह पे, इसके अलावा जो फ्यूल की कॉस्ट गिरी है, इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइस गिरा है, नेचुरली भी उसको नीचे आना है। अभी आप ये देखेंगे गैस की प्राइस जो है नए हाफ ईयर के लिए जब फिक्स होंगी तो वो डाउनवर्ड फिक्स होंगी। मिडिल ईस्ट टेंशन के बावजूद आपको लग रहा है क्योंकि $75 पर ब्रेंट पहुंच गया है। उसके बाद भी जो एवरेज है ना, देखें अभी जो है ये जो इनिशियल रिएक्शन ये था कि $8 जो है वो ऑयल प्राइस बढ़ गया, लेकिन फिर फ़ौरन ही जो है 2-3 घंटे के बाद वो 8 जो है वो 3 रह गया। तो मतलब ये है कि अब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो जो कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है। लेकिन जो 6 महीने का एवरेज रेट चला है उसके हिसाब से तो जो आपकी रीप्राइसिंग होनी है गैस की वो डाउनवर्ड होनी है। LNG RLNG की भी जो है वो डाउनवर्ड होनी है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ भी जो है वो रिलीफ आएगा। फिर आता है कि ये टैक्स का इशू डेफिनेटली कि इन्होंने बहुत थोड़ा जो किया उसमें और ज़्यादा करना है। मैं उनकी जगह होता तो मैं 3 साल का प्लान दे देता,
3 साल का दे देता कि 3 साल में जो है ये सुपर टैक्स ख़त्म हो जाएगा, ताकि नया जो इन्वेस्टर है वो आज नई इंडस्ट्री लगाने के लिए अपनी प्रोजेक्शन बनाता है तो वो उसमें डाल देगा, उसको फ़ौरन तो कोई टैक्स नहीं लगना है। जो लोग अब ऑलरेडी जो है बिजनेसेस कर रहे हैं वो तो दे रहे हैं, उन्होंने अपने आप को जो है वो मैनेज कर लिया है। मगर एज ऑफ नाउ आपके लिए कंसर्न है, अगर आप एक और एरिया में इन्वेस्ट करना चाहें तो आपके लिए कंसर्न है कि आप इसको देखेंगे कि इतने बड़े सुपर टैक्स के साथ मैं कैसे करूं, या आप बाहर से किसी इन्वेस्टर को लाना चाहें तो आपके लिए कंसर्न है? मेरे लिए भी कंसर्न है और बाहर से मैं लाऊं तो भी कंसर्न है, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटिव कोई हम है ही नहीं रीजन से कि हम ये 3 मैंने चीज़ें बताएं। जब तक ये नीचे ना आए मुझे लगता है कि 3 ये नई इन्वेस्टमेंट तो आप जो है इतना मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। लेकिन मैं ये है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ आइडियल पड़ी हुई उनमें मैं देखता हूँ, और उसमें पर्टिकुलरली ये जो रियल एस्टेट के ऊपर जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है उससे पर्टिकुलरली वो तो जो टैक्सेस तो मैं समझता था कि एडवांस टैक्सेस कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ कैश फ्लो का इशू था कोई, और जो एक्साइज ड्यूटी थी वो भी इफेक्टिव नहीं थी क्योंकि वो भी लिटिगेशन में थी। जो ज़्यादा है उन्होंने टैक्स क्रेडिट दिया है परचेस करने के लिए, और जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी की जो पॉलिसी है वो गेम चेंजर है मेरी नज़र में, क्योंकि मैं तो रियल एस्टेट में भी काम करता हूँ और मुझे पता है। तो उस हिसाब से जो है वहाँ में अच्छा, और बैकलॉग भी है, डिमांड का बैकलॉग जो है वो भी चल रहा है। इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल थे ही नहीं ना 2-3 साल में, लोग जो है एंड यूज़र ही सब जो है वो परचेस कर रहे थे। तो बीच में अगर वो है कि तो वहाँ जो है तो वो अगर आपका रियल एस्टेट बढ़ता है तो हमें पता है कि वो 60-70 इंडस्ट्रीज़ जो है वो उससे मुंसलिक, और हम बार बार उनको यही समझाते रहे। पहले तो हमें बहुत जो है वो मुश्किल पेश आई इनको 2 चीज़ों को अलग करने के, कि रियल एस्टेट में परचेज सेल और प्लॉट अलग चीज़ है और कंस्ट्रक्शन जो है डेवलपमेंट अलग चीज़ है। मुझे खुशी है कि पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने इसको जो है पॉलिसी मेकर ने रियलाइज़ किया, और जो भी उस टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दी 100% उन्होंने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन के जो असरात हैं, और जो हम ये कहते हैं कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल की है, उसके डिविडेंड इस साल में आपको जो है नजर आएंगे। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आप ज़ाहिर साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आप इंडस्ट्री के मामलात को समझते हैं कि नई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो टैक्स कितना बड़ा किरदार अदा करता है, इसके अलावा जो दीगर कॉस्ट हैं। अब ज़ाहिर 2 अलग अलग राय आ रही हैं। मोहम्मद अली तबा साहब कह रहे हैं कि एक एंटी इन्वेस्टमेंट बायस है इस वक्त गवर्नमेंट का। आरिफ हबीब साहब कह रहे हैं कि कम से कम एक कंसोलिडेशन फिस्कल साइड पर नज़र आती है, टैक्सेस ज़रूर मसला है मगर आगे जाके बेहतरी आ सकती है। आप कैसे देख रहे हैं मामला? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिकॉज दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो गई हैं, जिसकी आरिफ भाई ने बात की, जिससे पाकिस्तान में भी एनर्जी कीमतें कम हुई, बिजली की कीमत थोड़ी सी कम हुई, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, और गैस की कीमत भी अल्लाह करे कम हो जाए, जबकि इन्होंने एक लेवी लगा दी है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल भी हो गई है बहुत सारी, कम से कम सिंध और की इंडस्ट्री को। लेकिन क्योंकि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हुई हैं, दुनिया भर में कमोडिटीज़ की कीमतें कम हुई हैं, तो पाकिस्तान को एक अच्छा चांस मिल गया है कि हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर प्रेशर था वो कम हो गया है। और आपको लगता है कंटिन्यू करेगा मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के मामले के बाद? अब ये तो प्रेडिक्ट करना जंगों के मामलात में क्या होता है बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मतलब 3 साल पहले मिसाल के तौर पर $105-110 की प्राइस थी। अप्रैल 2022 में $124 की प्राइस रह चुकी थी। आज प्राइस जो थी वो 60 तक गई थी, अब 70 के इर्द गिर्द है। सो यू डोंट रियली नो कि क्या होगा, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली वो $70 पे, $50 पे, $60 पे पाकिस्तान इज़ वेरी कंफर्टेबल। ओके, ठीक है। एवरीथिंग ओवर 80 पाकिस्तान कम्स इनटू स्ट्रेस, 90 के ऊपर हम बहुत ज़्यादा वायबल नहीं होते, जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक। सो इस वक्त अगर जहाँ पे प्राइस खड़ी है और ये मामला भी अगर ख़त्म हो जाता है तो वी आर ओके। इस वक्त जो हुकूमत को, गिवन कि आपका इन्फ्लेशन कम हो गया है पाकिस्तान में, गिवन कि आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट की कोई मसला नहीं है, 3 साल पहले जब आपके पास बैठते थे तो रोज़ डिफ़ॉल्ट की बात करते थे, आज तो बात भी नहीं होती है। तो ये आसानी हो गई है, इतनी आसानियाँ हो गई हैं। फिर आपको इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है, अपोजिशन को ऐसी असम्बली में तो कोई भी नहीं है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को ये काम करने ज़रूरी थे जो इन्होंने नहीं किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है। अंडरस्टैंड दिस कि पाकिस्तान 15 साल से हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दीगर खत्ते के ममालिक से पीछे जा रहे हैं, हर साल पीछे रह रहे हैं। हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अब सब सहारन अफ्रीका की एवरेज पे आ गई है, उनके अच्छे ममालिक से भी पूरे हो गए हैं। ठीक है। कहीं कहीं हमारी इन्फेंट मोर्टालिटी, नियोनेटल मोर्टालिटी हमारी वर्स्ट ऑफ सब सहारन अफ्रीका पे आ गई है। तो और पिछले 3 साल से हम हर साल गरीब हो रहे हैं।
पर कैपिटा जीडीपी हमारी हर साल 3 साल से कम हो रही है, क़ुव्वत ख़रीद भी कम हो रही है। इसीलिए हुकूमत का जो इन्फ्लेशन का बयानिया है वो नहीं बिकता, क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है। तो इस साल आपको काम करने चाहिए थे जो आपने नहीं किए। मैं आपको मिसाल देता हूँ सबसे इसको, ताकि आवाम को समझ में आ रहा है, क़ुव्वत इन्फ्लेशन का बयानिया इसलिए नहीं बिकता कि इन्फ्लेशन हाई बेस इफेक्ट की वजह से कम हुई है। अगर पिछले सालों में 25-30% इन्फ्लेशन थी, उसी हिसाब से इनकम बढ़ती, तो आज जो इन्फ्लेशन कम हुई है उस पर आवाम खुश होते। मगर क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी, तो आज इन्फ्लेशन का बयानिया नहीं बिक रहा। हाँ, और जो आज थोड़ी थोड़ी महंगाई भी बढ़ रही है, 4% से बढ़ रही है, 5% से, तो क़ुव्वत ख़रीद तो कम हो रही है ना। औसतन पाकिस्तानी गरीब हो रहा है, तो आपकी क़ुव्वत और भी कम हो रही है। अब आप ये बात करते हैं टैक्स टू जीडीपी की, कि हमारा टैक्स टू जीडीपी 12% है, इधर इतना है, इधर हिंदुस्तान में इतना है। अब हिसाब इसमें करें कि 23% हमारी जो है वो इंडस्ट्री, हमारी मईशत जो है एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगाते, तो 23% तो यही कम कर दें। उसके बाद 50% जो है वो आपकी सर्विसेज है, उसमें 30% तो हुकूमत पाकिस्तान है, 20% जो है वो रिटेल है। ये जो बात कर रहे थे आरिफ भाई और मोहम्मद अली के, हमारी जो सैलॉन्स चलते हैं, बार्बर शॉप्स चलती हैं, जूते की दुकानें वगैरह वगैरह, ठीक है, उस पर भी कोई खातिर खा टैक्स नहीं आता, हुकूमत से टैक्स। इस वक्त ये कह रहे हैं हम इन्फोर्समेंट करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, बैंक अकाउंट्स, आपके ख्याल में ये भी प्रैक्टिकल नहीं? मैं उस पर एक सेकंड में आता हूँ। सो द थिंग इज कि बेसिकली यू आर एक्चुअली टैक्सिंग जस्ट 30% और लेस ऑफ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपका सारा टैक्स का दारोमदार है, तो जो 10-12% ऑफ जीडीपी आप टैक्स लेते हैं, दैट बिकम्स 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज द रीजन व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इज अंडर सच क्राइसिस इन पाकिस्तान। दिस इज़ द रीज़न कि पिछले 12 में से 10 क्वार्टर जो है ना, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। और अगर आप पाकिस्तान के दूसरे ममालिक से मुकाबला करें, बांग्लादेश से या दीगर ममालिक से, तो आप देखें कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी नहीं रही जिस तरह वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, क्योंकि आपका टैक्स का बर्डन इतना है कि सारा टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। सो दैट्स द अदर। बट येट उसके बावजूद आरिफ हबीब साहब कहते हैं उनके पूरे करियर का 2024 बेहतरीन साल था। तब्बा साहब कह रहे हैं, तनकीद करें, बट आई थिंक तब्बा साहब, लकी ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। आपको तो स्टॉक स्प्लिट करना पड़ा, आपने, आई थिंक आपकी अपनी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत प्रॉफिट कमाया। देखिए, दिस इज द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज नॉट मोहम्मद अली टब्बा एंड आरिफ हबीब एंड रियाद बशीर, ठीक है, दे आर एक्सेप्शंस, ठीक है। इसके अंदर आपने कह दिया कि अगर हमने वज़राओं की तनख्वाह 188% बढ़ गई, इसका मतलब नहीं कि सबकी तनख्वाह बढ़ गई, मिनिमम वेज तो आपने नहीं बढ़ाई ना। अब आइए इन्फोर्समेंट पे, आप ये पूछिए कि पाकिस्तान में जो नोटिस देती है एफबीआर, जिनको अब आपने पावर ऑफ अरेस्ट दिया है, जो नोटिस देती है एफबीआर, क्या 1% से ज़्यादा कलेक्ट करती है? 1 अरब रुपए का नोटिस आप देती है एफबीआर, बिजनेस हिल जाता है कि उसको 50 करोड़ रुपए फ़ौरन जमा कराने पड़ते हैं। वो बिजनेस जाता है, फिर डील करता है, करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया एफबीआर में पड़ता है, करोड़ 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत होती है, नोटिस ख़त्म हो जाता है। उन एफबीआर के लोगों को जो कि 1% कलेक्ट नहीं कर सकते अपने नोटिस का, उनको अब आपने पावर ऑफ अरेस्ट दे दिया है कि एक 26 साल का बीए पास लड़का जिसने सीएसएस करा हुआ हो, वो अब आके किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर लगने के बाद, पहली नौकरी के बाद, वो बिजनेसमैन को उस वक्त अरेस्ट नहीं कर सकता जब उनके ऊपर कोई एडजुडिकेटेड केस हो जाए। देखें, एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है, ये हमदर्द ताज कंपनी का है, मेरे ख्याल से हमदर्द का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक एडजुडिकेटेड फैसला ना हो, कोई कोर्ट में फैसला ना हो किसी की टैक्स डिफ़ॉल्ट का या टैक्स फ्रॉड का, आप अरेस्ट नहीं कर सकते। उसको ये सर्कमवेंट करने के लिए इन्होंने ये वो बनाया है कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कर सकते हैं। ये कौन कर सकता था पहले? ये नैब कर सकता था। आपने ये एफबीआर को पावर्स दी हैं, ये अगले साल जब आप आएंगे तो ये बातें यही कर रहे होंगे। सो ये एक तो ये इस, लेकिन छोड़ दें, लेकिन जो फंडामेंटल देखें, जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं जाएगा। आरिफ हबीब आगे बढ़ जाएगा, हो सकता है मिफ्ता इस्माइल आगे बढ़ जाए, मोहम्मद अली टब्बा तो वैसे ही बहुत आगे है, लेकिन इफ यू वांट टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड, if you want to take the country forward, it is not about the 6 of us who are sitting here. It is about the same government that increased the salaries of ministers by 188%, भूल गई कि मिनिमम वेज भी बढ़ा सकते थे या कम से कम सूबों से बात कर सकते थे। आपने बात की जब ये सुपर टैक्स लगा था ना, उस ज़माने में लगा था जब मैं वज़ीर था। मुझे याद है कि मैं गाड़ी में बहस कर रहा था शहबाज शरीफ साहब से कि ना लगाओ, तो उन्होंने कहा बैंक पे लगा दे, क्योंकि उस साल बैंक का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था। और बैंक और टोबैको से शुरू हुए, उसके बाद 6-8 इंडस्ट्री पे लगाया, उस बजट में इस साल अब इन्होंने सबके लगा दिया। अब इन्होंने जो मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे, एक्सपोर्टर्स पर सुपर टैक्स लगाया हुआ है। द मोर यू एक्सपोर्ट, द मोर यू अर्न, द मोर यू टैक्स पे यू पे। दिस इज़ माइंड बॉगलिंगली इडियोटिक कि आप किसी को एक्सपोर्ट के ऊपर सुपर टैक्स लगा रहे हैं। आप तो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा बरामदात करें,
आप तो ये नहीं, मगर प्रॉफिट पे लगा रहे हैं ना आपने, मोर यू अर्न मोर यू पे। प्रॉफिट तभी होगा ना जब ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, कम से कम एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट पे सुपर टैक्स तो छोड़ दो। अब आप लोकल सेल्स पे इस वक्त 1.25% काटते हैं, मिनिमम टैक्स लोकल सेल्स पे 1.25% है, एक्सपोर्ट पे 2% कटौती है। तो सीरियसली उल्टी गंगा बह रही है। मतलब ये थोड़ी बहुत तो इस चीज़ को सही कर सकते थे। अब इन्होंने क्या हातिमताई के कवर पर लात मारी है कि इन्होंने उन कंपनियों को जो 20 से 50 करोड़ रुपए कमाती हैं, जिसके ऊपर 61% टैक्स है, उसको 60.5% टैक्स कर दिया है, 0.5% कम करा है, उससे तो ना ही करते। सो आई थिंक कि बेसिकली जो रन ऑफ द मिल बजट है ठीक है, लेकिन जब इस साल आपके पास मौका था और आपको 15 साल से ज़रूरत थी रिफॉर्म्स करने की, आप NFC अवार्ड पे बात नहीं करेंगे, आप बजट डेफिसिट कम नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान में ग्रोथ हो ही नहीं सकती है लो इन्फ्लेशन के साथ। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बार बार IMF की बात कर दी जाती है कि जी IMF इस बात के लिए नहीं माना, उस बात के लिए नहीं माना, और आपने IMF से डील किया हुआ है। IMF का कितना एक्सक्यूज इस सब में काउंट करता है, चाहे वो सुपर टैक्स हो, इंडस्ट्री पर टैक्स हो, सबके ऊपर? IMF देखें, IMF कैन बी वेरी अनरीजनेबल एट टाइम्स, ठीक है। ये जो 35% टैक्स है जो नौकरी पेशा लोगों के ऊपर लगता है, इसके ऊपर IMF ने बहुत ज़बरदस्ती IMF ने की है, ठीक है। इसके अब थोड़ा सा आप ब्रैकेट बढ़ा सकते थे। सुपर टैक्स उसके ऊपर जो सरचार्ज लगाया 10%, वो IMF ने नहीं कहा था, वो आपने खुद माशाल्लाह से किया है, लेकिन 35 तक IMF लेके गया, 38.5 आप खुद गए। लेकिन इस बार जब ये कम करने आ रहे थे तो IMF ने इनको कहा कि हमको ऑल्टरनेट टैक्स बताओ कि तुम अगर नौकरी पेशा लोगों को या किसी को भी तुम कोई रियायत देते हो तो तुम कहाँ से वो रेवेन्यू लेकर आओगे, ठीक है। तो वो रेवेन्यू हुकूमत बताने से कासिर है। एक मिसाल आपको है कि ताजिर दोस्त स्कीम है, जिसको बड़ी शान और शौकत से और बड़ी लाड से लोग लेकर आए थे, इस पे 40 लाख रुपए जमा करें, पूरे साल में 40 लाख रुपए जमा करें। अगर वो 50 अरब रुपया लास्ट ईयर जमा कर चुके होते तो IMF को आप बोल सकते थे कि इस साल हम 100 अरब रुपया जमा करते तो आप 20% रिलीफ दे सकते थे नौकरी पेशा लोगों को, लेकिन आपके उधर वो जल गए, पैर जल गए। इसी तरह आपने कहीं कहीं तो रियायत दी है ना, रियल एस्टेट के लोगों को रियायत तो दे दी है, ऐसा नहीं है कि पूरे बजट में रियायत नहीं दी। आपने बहरहाल विद होल्डिंग टैक्सेस तो कम किए हैं ना रियल एस्टेट पे, सो कहीं ना कहीं तो आप कम कर सकते थे ना IMF की। IMF के होते हुए भी आपने 188% तनख्वाहें बढ़ा दी ना। आपने 5% इन्फ्लेशन में जब 20% पिछले साल तनख्वाह बढ़ाई थी, तो इस साल भी आपने हुकूमत के लोगों की 10% तनख्वाह बढ़ाई है, तो वो तो आपने किया है। लेकिन जहाँ आपको टैक्स लगाने थे, आपने मिसाल के तौर पर जो ज़ईफ़ लोग हैं जिनके पैसे बैंक में पड़े होते हैं और थोड़ा मुनाफा होता है, उनका आपने टैक्स बढ़ा दिया, 15 से 20% कर दिया। तो हुकूमत को जो करना होता है, बहुत ज़्यादा कोई कर गुजरना होता है, वो कर गुजरते हैं। इतनी IMF की वो नहीं होती है। कुछ IMF का खौफ भी होता है, जो बच्चों को हम डराते हैं कि बुढ़ा आ जाएगा कोई, तो ये मतलब IMF को कौम को इस्तेमाल करते हैं, IMF को इस्तेमाल करते हैं कौम को डराने के लिए, लेकिन IMF का इतना नहीं होता। लेकिन जो आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि ये शहबाज शरीफ साहब को एक नादिर मौका था और उन्होंने इस मौके को खो दिया। आगे क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है कि जो ट्रांसमिशन, उसमें हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है। आसिफ इनाम साहब, ज़ाहिर है आप FPCCI और एप्टमा, टेक्सटाइल हो या फिर दीगर इंडस्ट्रीज़ हो या सेक्टर्स हो, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, या आपके ख्याल में इस वक्त बहुत मुश्किलात हैं और हुकूमत ने कोई अच्छा काम नहीं किया इस बजट में? बिस्मिल्लाह। एक तो मैं टैक्सेस के सिलसिले में जो बात की गई है उससे मुत्तफिक हूँ, एंड सेकेंडली आई एम ए स्टॉन्च बिलीवर कि जो मिफ्ता साहब ने बात की NFC की रिवीजन की, उसके बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट डिफरेंस है। कैपेसिटी का भी मसला है और स्कोप का भी मसला है, एंड आई थिंक सो कि आज सूनर और लेटर वी हैव टू एड्रेस इट। अब नाउ वी कम टू द पॉइंट कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ अचीव क्यों नहीं हुई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आप देखें कि टेक्सटाइल में कितनी बड़ी कॉन्ट्रैक्शन आई है। टेक्सटाइल की आपकी एक्सपोर्ट जो है वो एक स्मोक एंड मिरर है। 17 अरब अब तक आई है, जिसके सामने 4 या 5 अरब का माल आ गया। आपने अपनी इंडस्ट्री बंद करके बाहर से माल मंगाया। एक पॉलिसी चेंज आई लास्ट ईयर के, जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो यान हो, चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे वो फिनिश फैब्रिक हो, कुछ भी हो, दैट विल बी सब्जेक्टेड टू सेल टैक्स विच इज़ रिफंडेबल। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप बाहर से जो है जो चीज़ मंगाएं वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सेल टैक्स दें ना लें। उसके अंदर दो चीज़ हुई। एक तो जो जेन्युइन लोग थे उन्होंने तो प्रेफर किया कि जी हम सेल टैक्स दे के रिफ़ंड होके अपनी लिक्विडिटी क्यों ख़त्म करें। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पे अनस्क्रूपुलस एलिमेंट आ गया।
मतलब ऐसे ऐसे अकाउंट आए जिनका वजूद ही जो टोटल लोकल के हैं, एवरीबडी नोज इट कि वो लोकल के अकाउंट है, 60 का बहुत लिमिटेड कोई एक्सपोर्ट हो। चेयरमैन FBR ने SN इकबाल साहब की मीटिंग में बताया कि वो जो फाइन काउंट है उसकी एक्सपोर्ट जो है वो 0.25% ऑफ टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, ठीक है। उसके अंदर कोई 1000% जो है वो इंक्रीज आ गई। हुआ ये कि वो फिर लोकल में बिका और फिर उसके बदले फिर लोकल से ही गलत किस्म का मतलब ऑफ बुक्स माल पूरा एक चेन शुरू हो गई एंड इट इज़ एस्टिमेटेड के 70 अरब रुपए का जो है वो उसमें करप्शन हुई है, विच इज़ फिनोमिनल। अब इसमें जो हुआ सो हुआ, हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि जी ना आप ये मौका दें कि जी कोई चोरी करे और ना आप पकड़ने जाएं। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो अगर लोकल पे सेल टैक्स है तो इंपोर्ट भी सब्जेक्ट टू सेल टैक्स एंड रिफंड होना चाहिए। इस सिंपल बात को लड़ते हुए हमें पूरा साल हो गया। पहले तो देखिए फर्स्ट फेज तो ये था कि सब पे खत्म हो जाए, वी गो बैक टू प्री बजट जो लास्ट बजट। तो आपने वेलकम किया ना, अब तो हो सर वेलकम तो पार्शियल किया, देखिए सिर्फ यान पे किया ना, अब फैब्रिक आ जाएगा। जो यान के साथ हुआ है वो अगले साल फैब्रिक पे, अभी यान का भी पूरा पता नहीं। आप आई वोंट बी सरप्राइज कि जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा चोरी थी वो एग्जेम्प्ट हो जाए, दैट वुड बी आई एम इवन रेडी फॉर दैट सरप्राइज। तो ये तमाम चीज़ हो गई। अब इस चीज़ को पहले तो हम करते रहे, जब 6-8 महीने में हमें अंदाज़ा हो गया कि IMF ने लगाने का आपको इजाज़त दे सकती है, तो ये मजबूरन हमें करना पड़ा। उसमें भी हाफ हार्टेड हुआ, कॉटन हुआ, यान का भी पूरा पता नहीं कितना हुआ है, कॉटन पे नहीं लगा। अब यही काम फैब्रिक में शुरू हो जाएगा। तो क्या हम हर वक्त यही फायर फाइटिंग करते रहेंगे? 120 मिलें बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 120 का मतलब है आपकी 750 मेगावाट बिजली की कंजम्पशन चली गई। तो अगले आपकी कैपेसिटी 7000 आ रही है, जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यानी जितना आपने जो है इन चीज़ों से हासिल किया कि जी हम गैस काट दो, ये कर दो, वो तो आपने एक झटके में निकाल दिया। दूसरे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो जैसे इंटरेस्ट रेट है 11% हुआ 22 का, येस दैट हैज़ इफेक्टेड पॉजिटिवली। और दूसरा जो है एनर्जी रेट कम हुआ है, उसमें ज़ाहिरी बात है आपने वो देखा होगा हिस्टोरिकली एप्टमा वगैरह जो है वो IPP से और इन सब से जंग लड़ते रहे। मोहम्मद साहब ज़रा आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन आया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। आप इस बात को बार बार रिट्रेट करते हैं कि हमें फ़ौरन ये जो एक 6% की ग्रोथ जिसमें हमारे रिजर्व थोड़े से रह जाएँ ये नहीं होना चाहिए, मगर अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, आपसे पहले भी बात हुई थी, इस आपको कोई ऐसी पॉलिसी दिखती है जिससे एक्सपोर्ट बढ़े? क्योंकि इंडस्ट्री तो कतई तौर पर मुतमईन नहीं नजर आ रही है, हाई टैक्सेस भी हैं, फिर साथ में वो कहते हैं कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जिसकी वजह से मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो या एक्सपोर्ट बढ़े। थैंक यू वेरी मच शाहजेब। देखें हम एक्सपोर्ट्स पर आते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि बजट जो था वो हमारे तवक्कुआत के तो बिल्कुल मुताबिक था। मैं तो आपकी प्रोग्राम में कहता आ रहा था कि कंसोलिडेशन या फिस्कल डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। तवक्कुआत के मुताबिक मतलब कि आप ये तवक्का अच्छी तवक्का थी आपकी और उसके मुताबिक है, या आप यही बुरी तवक्को कर रहे थे उसके मुताबिक? नहीं, जो एक एवरेज तवक्को थी, जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो $10 बिलियन के रिजर्व हैं, आप डिफ़ॉल्ट से निकल के आए हैं, डेट टू GDP बहुत ज़्यादा है, $20 बिलियन की अदायगी करनी है, जेब में $11 बिलियन हैं। तो इस मुश्किल हालात में एक कंसोलिडेशन का ही बजट प्रेजेंट हो सकता था। कुछ चीज़ें हो सकती थी जो नहीं की, मगर ये नहीं हो सकता था कि इंटरेस्ट रेट आधे कर दिए जाएं, बिजली आधी कर दी जाए 2% पे जिस तरह लोन बांटा जा रहा था, ये पॉसिबल ही नहीं था और ये हुआ भी नहीं है। और दो अवाम की तवक्कुआत और कॉर्पोरेट सेक्टर की तवक्कुआत के मुताबिक इसलिए नहीं था कि बहुत ज़्यादा हाइप थी कि टैक्सेस कम होंगे सैलरीड क्लास पे, और हाइप ज़्यादा थी कि शायद सुपर टैक्स ख़त्म हो जाए, जो तादाद नहीं हुआ। देखें ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन इसलिए ज़रूरी है, और आरिफ साहब ने कहा ग्रोथ का बजट है, मेरे ख्याल में उसकी मैं वर्डिंग चेंज करूँगा, ये फिस्कल कंसोलिडेशन और ग्रेजुअल ग्रोथ का बजट है। मैं नहीं समझता कि 4% से ज़्यादा ग्रोथ होगी, और शायद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब होगी तो फिर आपके रिजर्व्स पे तो बस आपका ख्याल है 4% भी नहीं होगी? हमारे हिसाब से 3.5 से 4% है। हम देख लेंगे अगले साल आएगा कि क्या होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसमें तब्बा साहब की सीमेंट की कंपनी सीमेंट्स हैं, ये वो थोड़े बेहतर हो रहे हैं, मैं उस पर फोकस करूंगा। देखें ये जो है पिछले 2 साल में जो फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ है बहुत अनपॉपुलर रहा है, बहुत उस पर बोझ आया है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि फिस्कल डेफिसिट, जिस तरह आरिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा, 8% से 4% हो गया है। एक और आपको मैं नंबर बताऊं, हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो सारे पैसे खा जाता था। जो टोटल रेवेन्यू है सूबों के मिला के टैक्स नॉन टैक्स, वो 25-30% आपके चले जाते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस में पिछले 20 साल में। 2017-18 से जब से हमारे मुल्क में क्राइसिस शुरू हुआ,
तो ये 40, 50, 60% हो गए। पिछले साल 50 हो गए, इस साल 40 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस साल अगर हुकूमत जो कमाएगी उसका 40% इंटरेस्ट में जाएगा, जो 2 साल पहले 60% से ऊपर जाता है। इसका मतलब है कि 20% की हुकूमत को फिस्कल स्पेस मिलेगी। अच्छा, जहाँ तक मैं बताऊं कि जो अच्छी चीज़ें बजट में की, जो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था, सबसे अच्छी है जो शायद मिफ्ता ने तो उसको क्रिटिसाइज़ किया, अभी मैं इसको बताता हूँ कि इंटरेस्ट इनकम जो पैसिव इनकम है उस पे रेट 15 से 20% किया है बैंकों पे। इससे 50 से 100 अरब रुपए बआसानी जमा हो जाएगा। इसमें एक अनॉमली है कि नेशनल सेविंग पे नहीं किया, उस पर भी करना चाहिए। आई थिंक अगर ये मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि ये बूढ़ों की या ज़ईफ़ों की, यार अमीर भी बूढ़े होते हैं बहुत सारे, यहाँ भी बैठे हुए हैं, तो मतलब ये हर बूढ़ा गरीब थोड़ी होता है। उसके लिए मेरे ख्याल से आप नेशनल सेविंग्स का कह रहे हैं, तो वो जो रिटायर्ड और लोग हैं उसके लिए एफबीआर का यही कहना है कि वो नेशनल सेविंग्स पे नहीं किया, वो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, नहीं, नेशनल सेविंग पे भी करना चाहिए। वहाँ भी माशाल्लाह हमारे दोस्त आ रहे हैं, अरबों रुपए वहाँ भी डालते हैं। तो फिर कोई मिनिमम अमाउंट रख दें, मिनिमम अमाउंट जो इंडिया में है, डिविडेंड पे है, कैपिटल गेन पे, कि 10 लाख तक जो है वो कम होगा, बाकी पे होगा। तो ये तो पैसिव इनकम है। यहाँ तो हुकूमत ने पिछले सालों में जो मजबूरी भी 22% पे, वहाँ पे लोग बिलियनर हो गए। मतलब हुकूमत की मजबूरी पे बहुत सारे ट्रस्ट, बहुत सारे फाउंडेशन, बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे हाई नेटवर्थ, उन्होंने पिछले सालों में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। आई थिंक ये एक चीज़ है जो लिस्टेड कंपनीज की अदर इनकम में बड़ा हमें, मतलब ऐसी भी कंपनीज हैं, गाड़ियों में है, सीमेंट में है, जिनका अदर इनकम जो है वो आधा वो है, मतलब टोटल प्रॉफिट का, मतलब जितने अपना ऑपरेशन से कमाया है। तो एक कंटिन्यू सुहेल साहब नहीं कर रहे हैं, मगर आप उन्हीं की बात पे करना चाह रहे हैं, मगर कंटिन्यू फिर सुहेल साहब ही करें। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना था कि ये कहना कि इन्होंने इंटरेस्ट कमा लिया है, तो साथ साथ 24% इन्फ्लेशन भी था, तो उनकी पूरी जायदाद की वैल्यू भी कम हो गई है ना रियल टर्म्स में। ये नहीं है कि किसी के करोड़ रुपए पड़े और इंटरेस्ट कमा लिया तो करोड़ रुपए की वैल्यू भी कम हो गई है। जी सर, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर महंगाई तो उसके लिए है ना कि जो खर्चा करे। अगर जिसके पास 10 अरब रुपए पड़े हैं, तो घर का खर्चा 2 लाख रुपए है, तो बाकी तो उसका एसेट ही है ना, उस पर तो कोई भी जो कमाएगा उसकी सेविंग्स ही है ना। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ पर आ रहा हूँ कि एक हम समझ रहे थे कि पेंशन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, जो लगाया है वो बहुत कम लगाया है। ई कॉमर्स पे बिल्कुल सही टैक्स लगाया है, क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर था वो 18% टैक्स देता था, इनफॉर्मल सेक्टर जो टैक्स नहीं देता था अब ई कॉमर्स की वजह से देगा। जो चीज़ शायद करनी थी उन्होंने नहीं की, नॉन फाइलर पे टैक्सेस को और बढ़ाने चाहिए थे। ठीक है, कुछ बढ़ाएं और भी, जिस तरह अभी अली टब्बा ने भी कहा, उनकी और सख्तियां कर सकते हैं अभी भी। एक और भी कैटेगरी है जिसको हुकूमत टारगेट कर रही है, बट उसका सिस्टम नहीं है। इशू ये नहीं है कि नॉन फाइलर टैक्स नहीं दे रहा, सबसे बड़ा इशू है कि फाइलर जो है वो कम टैक्स दे रहा है। देखिए एफबीआर की यही अप्रोच है, और जिस पर इतराज होता है, आप ये कह रहे हैं सही अप्रोच है कि जो नेट में है वो टैक्स चोरी ज़्यादा कर रहे हैं। जो अली साहब कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही है कि फाइलर के पीछे पड़े हुए हैं, मगर फाइलर में भी 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है जो सही टैक्स दे रहे हैं, 100% कंप्लाइंट है। एक बड़ी कैटेगरी है जो प्रोग्राम से पहले हम कुछ नाम ले रहे थे, कुछ एक्सपोर्टर का जो चोरी कर रहे हैं, वो सब फाइलर है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम खुद उनको चोर कह रहे थे। तो वो कैटेगरी को टारगेट करना जो है ना, वो अभी बाकी है। अब वो कैटेगरी किस तरह टारगेट होगी, ईजी सेट देन डन है। नॉन फाइलर तो हो जाएगा, मगर वो साहब जो फर्स्ट क्लास में 8 लाख का एमिरेट्स का टिकट लेके करते हैं, उनको आप जाने देंगे क्योंकि वो फाइलर है, मगर उसका जो खर्चा है, उसके जो इनकम है उससे मैच होना चाहिए। जिस तरह आसिफ पीर बड़ा आप सही कह रहे थे, 280 रुपए का डॉलर हो गया, फर्स्ट क्लास कहाँ आती है 8 लाख रुपए की। वो साहब और महंगा टिकट खरीदते हैं, मगर टैक्स कम फाइल करते हैं। वन वे तो डॉलर वैसे 284 रुपये हो गया। तो उसके लिए मेरे ख्याल में उसके लिए जो एआई के थ्रू एक्सपेंस का भी जो है कोई हिसाब होना चाहिए इन द टैक्स रिटर्न। मैं आपको बताऊं, ये अब मुझे नहीं पता कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। सीमेंट की पैदावार पिछले महीने रिकॉर्ड हाई थी। एटलस होंडा की जो बाइक है CD70 जो पाकिस्तान में बेशुमार बिकती है, वो पिछले महीने हाईएस्ट बिकी है। क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ना शुरू हो गया है। फार्मा की सेल्स 3 महीने से जब से डीरेगुलेट किया है वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। सीमेंट, डीजल, पेट्रोल की सेल्स बढ़ रही है। जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस के 3-4 सर्वे होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान का, ओवरसीज़ चैम्बर का होता है, स्टेट बैंक का होता है 3-4, उस सब में इंप्रूवमेंट आ रही है। बिल्कुल सही, मगर मुझे नहीं मैंने वो सर्वेस देखे हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि वो हमारे हिस्टोरिक लोस पर है 13.8% पर। अगर नहीं, अभी कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि ट्रांसलेट हो जाएगा। मुझसे पूछा गया कि आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है, मैंने कहा हाँ हुआ है। ये सर्वेज होते हैं, अब वो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, एक होलिस्टिक आपका एक्सपीरियंस से कहता है इवेंचुअली ट्रांसलेट होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी 2-3 और भी हैं। एक तो ये है बिजनेस कॉन्फिडेंस, दूसरा
मर्चेंट्स एंड एक्विजिशन पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे। एक $800 मिलियन की डील भी अब एंग्रो ने की है, एक रफान की डील होने वाली है, एक अटक सीमेंट की डील होने वाली है, एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है उसकी। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो रुकी हुई थी वो बेहतर हो रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो गए, बट जिस तरह मिफ्ता साहब ने कहा 2 साल पहले जो हम डिफ़ॉल्ट पे थे, अब उसके चांस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अगर आप मुझसे कहें कि हालात 2017 से बेहतर हैं, बहुत बुरे हैं, हालात 2015 से बेहतर हैं, बहुत बुरे हैं, बांग्लादेश से हम पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं, इंडिया से मवाजना ही नहीं है। तो 2 साल में जो बेहतरी आई है उस हिसाब से ये एक मेरे ख़्याल में मुनासिब बजट है। और हुकूमत ने शायद कहा नहीं है, मगर उनकी नीयत यही है कि हम फिस्कल डेफिसिट को कम करें, हम अपने डेट को कम करें और शायद ग्रोथ इतनी ना करें जिससे हम बूम एंड बस्ट साइकिल में फंस जाएं। ओके, ज़ियाद बशीर साहब, ज़ाहिर आपका ताल्लुक भी इंडस्ट्री से है और पूरी इंडस्ट्री का तकरीबन ये तो कंसेंसस है कि हमें बूम बस्ट साइकिल में नहीं फंसना, मगर कम से कम ये अवाम ज़रूर जानना चाहते हैं कि आप बूम बस्ट में ना जाएं, मगर ऐसी कोई पॉलिसी अपनाएं कि हमें 2 साल का बूम, 2 साल का बस्ट ना मिले, बल्कि 5-10 साल का बूम मिल जाए। वो कुछ आपको नज़र आ रहा है कहीं कि कोई कुछ ऐसा, या हम कंसोलिडेशन में ही फंसे रहेंगे और स्टेबिलिटी के ही फेज़ में रहेंगे? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल शाहज़ेब भाई, द थिंग इज़ कि अगर आप देखें कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, रूट कॉज क्या है इसका, अगर आप देखें रूट कॉज यही है कि FBR, द बॉडी दैट्स कलेक्टिंग द टैक्सेस, इज़ ऑल्सो मेकिंग द पॉलिसी। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई मीन, एक बंदा जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसका टारगेट ही, उसको टारगेट दिया जाता है, अब वो भी फंसा हुआ है ना, उसको कलेक्ट करना है, तो जाहिर बात है वो पॉलिसीज़ भी ऐसी बनाएगा जो उसके लिए आसानी करेगा टैक्स कलेक्ट करने में, तो वो फंसा हुआ है। तो इसको तो फर्स्ट इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत कोशिश भी हुई है। आई थिंक अभी लास्ट इंटरव्यू में भी आई थिंक नियरली होने वाला था। आई थिंक शमशाद अख्तर ने काफ़ी काम इस पर किया था कि एक पॉलिसी बोर्ड अलग हो जाए और वो इंडियन रेवेन्यू और कलेक्शन बॉडी अलग हो जाए। इससे कि जैसे अगर आप मोहम्मद अली साहब से पूछे, अगर इनके टेक्सटाइल फैक्ट्री में प्रोडक्शन और क्वालिटी कैन नॉट बी अंडर द सेम पर्सन, चल ही नहीं सकता ना। जो बंदे का काम है प्रोडक्शन निकालना, वो क्वालिटी की थोड़ी बताएगा कि ये क्वालिटी प्रॉब्लम्स है, वो तो प्रोडक्शन ही निकालते रहेगा। तो दिस इज द एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम दैट, वहाँ से ही हर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो आई मीन चीज़ें वहाँ से होती है स्टार्ट। एंड जो आप एक्सपोर्ट्स और कंपेटिटिव के बारे में जो बात कर रहे हैं, कंपेटिटिवनेस के बारे में, ये जो आसिफ भाई कह रहे थे कि जो इनके ऊपर वो जो टैक्स लग गया था लास्ट ईयर, इट वाज अनफॉर्चुनेट। आई थिंक एक्सपोर्ट्स के लिए जो भी इनपुट्स है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड या बाहर से जो भी आते हैं, उस पर होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एक्सपोर्ट्स हैव टू रिमेन कंपेटिटिव। और ये ग्लोबल मार्केट है कि ये नहीं है कि अगर आप पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट दे देंगे हम अब्जॉर्ब कर देंगे, या हमें कम्पीट करना पड़ता है इंडिया से, बांग्लादेश से, जो भी हमारे रीजनल स्टेट्स हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम्स भी इसके अलावा भी बहुत है ना। अगर आप देखें जो SOEs का ब्लीड है, लास्ट ईयर में क्या प्राइवेटाइजेशन हुआ है या क्या इनको बंद किया है, जो SOEs जो ब्लीड कर रहे हैं। आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर क्या है, मिफ्ता साहब बेहतर बताएंगे, ही नोज बेटर कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स SOEs से निकलते रहते हैं। मगर जितना आप इनको डिले भी करते रहोगे, इसका वो प्राइस इतना ऊपर जाएगा ही नहीं। जो इसका 1 ईयर का डिले होता है इज़ प्रॉब्ली मोर देन द प्राइस यू विल सेल द एसेट एट 1 ईयर लेटर। तो ये भी चीज़ें जो देखनी पड़ेगी, जो आई मीन कंट्री को ब्लीड में ले जा रही है, बिकॉज ऑफ दैट हम काफ़ी प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं अबाउट ग्रोथ तो आ ही नहीं सकती ना। जो आप ये मोहम्मद अली साहब और या आरिफ हबीब साहब कह रहे हैं, सुपर टैक्स हैज़ टेकन यू टू द लेवल के कोई री इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दैट्स द इशू। उन्होंने वही कोई टिपिंग पॉइंट होता है, आपने क्रॉस कर दिया वो टिपिंग पॉइंट। अगर आपका एक प्रॉफिट होता है लेट्स से 10%, आप शायद री इन्वेस्ट कर सकें। सुपर टैक्स के साथ जब आपका प्रॉफिट 2%, 3%, 4% पर आ गया, वो री इन्वेस्टमेंट के पोजीशन में बंदा नहीं रह गया। जो काम बिजनेसेस है दे कैन नॉट री इन्वेस्ट एनी मोर। री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ग्रोथ ही नहीं होएगा। इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कि आपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी सुपर टैक्स लगा के। यस, आपने शॉर्ट टर्म गेन ले लिया है, मगर आपने फ्यूचर ग्रोथ को सैक्रिफाइस कर लिया है और आप वहाँ फंसे रहेंगे अंटिल, जैसे ये कह रहे हैं, अगर आप अनाउंस कर दें। और जैसे आरिफ साहब का अच्छा आइडिया था, शायद अगर इस साल नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट आप अनाउंस कर दें कि हम 2 साल में 3 साल में इसको मिनिमाइज करके ख़त्म कर देंगे, तो जो फ्यूचर इन्वेस्टर आना है एटलीस्ट वो आना शुरू हो जाए। यानी आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ये बता देती कि जो इतने सारे टैक्सेस हैं इसका क्या फ्लो होगा नीचे करने को, क्योंकि ज़ाहिर जब ये लगाया गया तो ये नहीं था कि इसको इतना परमानेंट किया जाएगा, तो कम से कम आप सोच पाते कि आपने अपनी अगली 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, या अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लानी है या किसी के साथ कोलैबोरेशन करनी है, तो उसका आप प्लान कर पाते अगर हुकूमत ये बता देती। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आई मीन अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, आई मीन अगर आप देखो रीजनल ट्रेड में भी पाकिस्तान इज़ द लोएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद रीजनल ट्रेड। 5% से बिलो हमारा रीजनल ट्रेड है। आई मीन इंडिया के साथ
नहीं है, ईरान इज़ नॉट अलाउड टू बी ट्रेडेड, अफगानिस्तान के साथ भी तकरीबन इट्स नॉट रियली देयर। तो अगर आप देखें रीजनल ट्रेड हमारा ज़ीरो के करीब था। अभी हमारे पास ये बांग्लादेश की एक अपॉर्चुनिटी आ गई है सडनली विद द चेंज ओवर देयर ऑफ गवर्नमेंट। आई थिंक वी शुड ग्रैब दिस विद बोथ हैंड्स। ये एक मौका है, वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है कि सडनली अगर आपका रीजनल ट्रेड शुरू हो जाए बांग्लादेश के साथ एंड इसके साथ टाई शुरू हो जाए, आपका रीजनल ट्रेड का GDP ग्रोथ का काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इसमें। और हमारे पास ऐसे एक्सपोर्ट पोटेंशियल है क्योंकि ज़ाहिर है हम कम्पीट करते हैं उनसे इंटरनेशनल मार्केट्स में, टेक्सटाइल में, कि हम आपस में ट्रेड कर रहे हो, ऐसा है हमारे पास कि हम जी बिल्कुल है डेफिनेटली। हमारे पास ये पूरी जो आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं स्पिनिंग इंडस्ट्री है जो उनको पूरी सप्लाई कर सकती है धागे के साथ, चीज़ों के साथ। बहुत टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, आई एम श्योर मोहम्मद अली साहब विल टेल यू, अगर सीमेंट, स्टील, जो भी चीज़ें आई एम श्योर जा सकती है ट्रेड। अपना वो एग्रीकल्चर में आई एम श्योर एडिबल्स में काफ़ी होएगा जो बेसिक ट्रेड हो सकता है। इसके अलावा वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट के लिए आई थिंक बजट में कुछ नहीं किया था, नो इंसेंटिव्स। आपकी वुमेन इज़ अ बिग डोमिनेंट वर्क फोर्स इन योर कंट्री, और आजकल जो महंगाई हो गई है, यू नीड बोथ पीपल टू वर्क टू मीट द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो आई थिंक इनको कुछ कर लेना था, और ये एडिशनल रेवेन्यू है। सो द IMF इसके बारे में कुछ कहती भी नहीं है कि अगर आप वुमेन को इंसेंटिवाइज कर दे, बिकॉज दिस इज न्यू रेवेन्यू कमिंग इनटू द स्ट्रीम। एंड यही जो आई थिंक मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि IMF इज मिसयूज्ड आल्सो अ लॉट, उनका नाम फेंका जाता है राइट लेफ्ट अ लॉट, बट येस समटाइम्स वो आप कहते हैं वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनका नाम अगर उनको कुछ गवर्नमेंट को करना होता है, यू कांट कॉल इट ना, वो तो जो फाइनेंस में बैठे उनको ही पता है व्हाट द रियल स्टोरी है। सो वी हैव टू बिलीव इट। नाज़रीन, राय आपने सबकी सुनी है कि मईशत में खामियां क्या हैं, कुछ ये भी बात की गई है कि क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए, क्या चीज़ें बेहतर हैं, उस पर भी आपने कमेंट्री सुनी। आगे क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है कि जो ट्रांसमिशन उसमें हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है। एतराज़ात आपने सुने हैं, तनकीद आपने सुनी है, जो चीज़ें बेहतर हुई हैं उस पर भी आपने तारीफ़ सुनी है। आगे पाकिस्तान कैसे बढ़ सकता है, जाहिर है जब हमने ट्रांसमिशन का ये सिलसिला शुरू किया था आपसे 1.5-2 साल पहले, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल थी कि पाकिस्तान कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, रिजर्व नहीं है, IMF का प्रोग्राम होगा नहीं होगा, ये सारी बातें हुआ करती थी। अब IMF का प्रोग्राम है, पाकिस्तान के पास रिजर्व कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर कम से कम डबल डिजिट्स पे है, और फिस्कल डिसिप्लिन आया है, मगर ग्रोथ के आसार जो नहीं नज़र आ रहा है, या फिर जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं उस पर इंडस्ट्री बहरहाल बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रही है। तब साहब, जो मुख्तलिफ चीज़ों की सेल्स हैं, मोहम्मद सोहेल साहब का कहना है कि उन्होंने पिकअप करना शुरू कर दिया है, 4% के आसपास का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और यही तरीका है। मुझे याद है आप और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आपने बड़ा एतराज़ किया इस बात पर, 17-18 की ग्रोथ और फिर 21-22 की ग्रोथ, कि 6% के चक्कर में सारे रिजर्व ख़त्म कर दिए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट पर ले गए, और फिर करेंसी इतनी डिस्टेबलाइज हो गई, फिर कौन इन्वेस्ट करेगा अगर करेंसी का कुछ किसी को पता नहीं होगा। ना अगर ये तरीका नहीं है तो फिर क्या तरीका है आगे बढ़ने? देखिए, तरीका ये जो मैंने आपको पहले बताया कि देखिए आपका जो GDP है वो एग्रीकल्चर, आपकी LSM जिसमें एक्सपोर्ट भी शामिल हो जाती है, और आपका सर्विस सेक्टर, ये 3 मेन कंपोनेंट है आपका। एग्रीकल्चर, अब वीट की आई थिंक कटाई हो चुकी है, आई थिंक से रिजल्ट आ जाएगा कि कितनी क्रॉप आपकी पहले पिछले साल से बेहतर है। कॉटन अभी स्टार्ट होगी, उसका सितंबर अक्टूबर में आके अंदाज़ा होगा कि क्रॉप साइज़ पहले से बेहतर है कि नहीं है। और फिर इंडस्ट्री की बात करें, देखिए जब तक एक्सपोर्ट आपकी 20% 25% ऑफ द GDP नहीं होगी, इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकेगी। और जब तरक्की नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ती जा रही है, लोग बेचारे जो पॉवर्टी लाइन पे हैं वो और बढ़ते जाएंगे, आपकी पॉपुलेशन, आपकी परचेजिंग पावर जो है वो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो देखिए, जब आप इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जो ज़रूरत है, मैं नहीं कह रहा कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को कंपैटिटिव नहीं करेंगे, ये साइकिल और ये पहिया नहीं घूमेगा आपका। और ये जब तक पहिया नहीं घूमेगा, आपकी ग्रोथ नहीं आएगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, आपके जो मसले मसाइल हैं उससे आप बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो मैं जो आपको पहले भी शुरू में बताया कि जो स्टेप्स इस गवर्नमेंट ने इस बजट में लिए हैं ना, वो कॉस्ट बढ़ाने की बात हो रही है ना। आपने कार्बन लेवी लगा दिया डीजल पे, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, गुड्स ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आपने पेट्रोलियम लेवी की बात करें कि फर्नेस ऑयल पे आप 77,000 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगाना चाहते हैं, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तीसरी तरफ आप का ये है कि
इंडस्ट्री कंपेटिटिव हो जाए। कहाँ से कंपेटिटिव होगी? आप हर जगह पे अननेसेसरी लेवी लगाए जा रहे हैं। ये क्या पेट्रोलियम लेवी में फर्नेस ऑयल आना ज़रूरी है? इतनी इंडस्ट्रीज़ है जो फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करती हैं, अपने प्रोसेस में इस्तेमाल करती हैं, अपनी थोड़ी बहुत पावर जनरेशन में इस्तेमाल करती हैं। उसमें अगर आपने पेट्रोलियम लेवी लगा दिए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप एंटी इंडस्ट्री पॉलिसी को लेके प्रमोट करें पाकिस्तान के अंदर। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बंद हो जाए, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े। आपको इंसेंटिव कोई नहीं मांग रहा, गवर्नमेंट से कोई इंसेंटिव नहीं मांग रहा। हम कह रहे हैं कि प्लीज़ लेवल प्लेइंग फील्ड। दुनिया में आपने सुना है कि कहीं गैस पे लेवी हो, आपने सुना है कि कई पेट्रोलियम फर्नेस ऑयल पे लेवी हो। कार्बन टैक्स पेट्रोल पे समझ में आता है कि इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के लोग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड की तरफ ग्रेजुएट करें, तो उस पर समझ में आता है कि आप कार्बन लेवी लगा दें। बट जो मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, जो गरीब आदमी इस्तेमाल कर रहा है, उस पर भी आप टैक्स इनडायरेक्टली वसूल कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि जो आदमी ऑलरेडी डे टू डे लिविंग प्रेशर में, महंगाई की वजह से चीज़ें जो इतनी महंगी हुई पिछले 3 सालों में, आप उस पर और नए टैक्स लगाना चाहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाना चाहते हैं। फिर ऑल्टरनेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी वायबल उसको देते तो आप करते हैं ना। आप डीजल पे क्यों लगा रहे हैं? क्या आपके ख्याल में ये बसेस क्या ये इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड में कन्वर्ट हो जाएंगी? नहीं हो सकती अभी, ना कैपेसिटी है ना कुछ है। आपको हर चीज़ का टाइम देना चाहिए। आप इतने जल्दबाजी में फैसले कर बैठते हैं जिसका नुकसान जो है वो इकॉनमी को उठाना होता है। और उसका नुकसान जिस तरह मिफ्ता साहब ने कहा ना कि बड़े इंडस्ट्री तो सर्वाइव कर जाएंगे, एसएमईज और जो लेवल जो पॉवर्टी के नीचे है, जो बिल्कुल ही ऑन द वर्ज ऑफ पॉवर्टी है, उनके मसले मसाइल बढ़े ना, उसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। जब वो पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे, जब उनकी ग्रोथ होगी, जब जाके मुल्क में आपकी प्रॉपर तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, जिसमें हम लार्ज बिजनेसेस की बात नहीं कर रहे। देखें, इस प्रोग्राम में हम लार्ज बिजनेसेस को बात ही नहीं कर रहे। मैं अपनी बात या आरिफ भाई अपनी बात नहीं कर रहे, हम जनरली बात करें कि पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर मसले मसाइल क्या है, क्या हमें इससे बाहर निकलने के लिए क्या तरीके हैं हमारे पास। आपको मैंने बताया कि आपने आरडी हटा दी इंडस्ट्री से, एंटी डंपिंग के आपके पास है नहीं प्रोविजन पाकिस्तान के अंदर। अब लोग डंप करना शुरू कर देंगे आपके, तो जो इंडस्ट्री चल रही थी आपकी वो भी अभी आप देखिएगा, ये जो सुहेल साहब ने बाकी लोगों ने कमेंट किया ना कि ये ग्रोथ और डिमांड, आप देखिए क्या होता है। स्टील इंडस्ट्री 1 टन स्टील एक्सपोर्ट क्यों नहीं करती पाकिस्तान से? रीजन बीइंग कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सो हाई इन दिस कंट्री कि नोबडी कैन एक्सपोर्ट। फार्मास्यूटिकल में आपने इनसे इतने इंसेंटिव दे दिया, आपने डीरेगुलेट कर दिया, आपने कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी पाकिस्तान के अंदर। ये बेकार की बात है। वो इंडस्ट्री जो कंपेटिटिव नहीं है, वो जितने आप इनको इंसेंटिव दे दें वो एक्सपोर्ट नहीं करी। आपने कॉस्ट कम करनी है इंडस्ट्री की, और कॉस्ट ये जो बेफजूल जो कॉस्ट ये पेट्रोलियम लेवी, कार्बन टैक्स, फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स लगा के आप इस मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं इंडस्ट्री के। और फिर होना ये है कि जब आपकी इकॉनमी रिकवर करेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आप इंपोर्ट करना शुरू कर दें, वही दोबारा से बूम एंड बस्ट साइकिल। इंडस्ट्री इज द फाउंडेशन फॉर एनी कंट्री टू प्रॉस्पर, चाहे वो आपकी एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो आपकी डिमांड मीट करने के हवाले से हो। आप देखिएगा, ये आरडी हटा दें आप, इन्होंने हटाई है, बहुत सारी इंडस्ट्री में हटाई, आप डंपिंग शुरू हो जाएगी। जो टेक्सटाइल का हाल हुआ है, स्पिनिंग का ना, ये बाकी इंडस्ट्री में भी हाल होना शुरू हो जाएगा। होगा क्या कि जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मैं तो आरिफ भाई से पूछता हूँ ना कि स्टील क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते? इतना वो कह रहे हैं कि हालात इतने अच्छे हैं, इतनी चीज़ें हैं, फ्लैट स्टील करते हैं, कितनी करते हैं ना आप, और प्लस आप री रोल इंडस्ट्री 1 टन नहीं करती है आपकी। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट लेस देन $500 मिलियन है। तो सोचे आप, सोचने की बात है ना। मगर तो सब जिस ज़माने में हुकूमत ने, ऐसा नहीं आया कि कुछ ऐसे टाइम भी आए हैं जब इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई हैं, टर्फ आया, ज़बरदस्त तरीके से लोगों को कर्जे दिए गए, कोई उसकी कॉस्ट नहीं, हालांकि जो हालात थे वो आपके सामने थे, मगर क्या उसने एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन किया या वो लो वैल्यू एडेड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई? ये तो इंडस्ट्री का काम था ना खुद। दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट भी है, लो वैल्यू की तरफ से भी, एक्सपोर्ट में क्यों नहीं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी। तो एक्सपोर्ट में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुआ इतना ज़्यादा? एक्सपोर्ट ये मैं बता देता हूँ, एक सेकंड मैं जरा मुकम्मल करूँ। देखिए, इसमें जब लोगों ने यान डंप करना शुरू किया, जब चाइना से सस्ता यान आना डंप शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर, और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें आपको बताया ना कि ये गैस लेवी, ये कार्बन टैक्स, ये फलाना टैक्स, इससे आपने अपनी कॉस्ट को इतना बढ़ा दिया है, और आप कह रहे हैं कम्पीट करें आप चाइना के साथ। कैसे कर सकते हैं जब लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं इंडस्ट्री के लिए? जब आपने इतने किस्म के लेवी लगा दिए, बेफजूल लेवी लगा दिए, आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो जाए पाकिस्तान के अंदर। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों का। यही यहाँ क्या ये शिकायत क्यों कर रहे हैं? ये डंप हो रहा है यहाँ, बिकॉज आपकी कॉस्ट इज सो हाई इन दिस कंट्री दैट यू कैन नॉट कम्पीट विद द रीजनल कंट्रीज। दैट्स द बॉटम लाइन।
इसको आप एड्रेस करें। इस बजट में आपने एड्रेस नहीं किया। मैं नहीं कह रहा कि आप टैक्स कम कर दें, मैं ये कह रहा हूँ जो बेफजूल लेवीज लगाई ना उसको आप विड्रॉ करें। जो बेफजूल आपने टैक्सेस लगा दिए उसको आप विड्रॉ करें। आपने जो आरडीज कम करने की बात कर रहे हैं जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इंडस्ट्री के लिए, उसको आप दोबारा से या तो आप एंटी डंपिंग आप लगा दें ना, आप इंडस्ट्री जाए एनटीसी में आप प्रोविजनल डंपिंग लगा दें, फिर आप केस चला के इसको प्रूफ कर दें। बट बाय द टाइम इस मुल्क में फैसला होगा वो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। वो जब तक ये फैसला होगा एंटी डंपिंग का वो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। तो आप इस तरह के प्रोविजंस रखें ना अपने लॉ के अंदर कि एक इंडस्ट्री जाती है और कंप्लेन करती है कि इस मुल्क से ये चीज़ डंप हो रही है, ये फलाना प्रोडक्ट डंप हो रहा है आपका, और आप इस पर प्लीज़ एंटी प्रोविजनल ड्यूटी लगा दें और केस चलाएं कोर्ट के अंदर और उसका फैसला कर लें जब भी करें 6 महीने साल में। तो जब तक आप एक प्रोविजनल ड्यूटी तो लगा दें ना, ये आपने करना नहीं है। आपने क्या है कि इंडस्ट्री बेकार है। अगर इंडस्ट्री बेकार है तो बंद कर दें पाकिस्तान के अंदर। मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कितनी ग्रोथ आती है पाकिस्तान के अंदर, कितनी डंपिंग होती है प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान के अंदर जब ये आरडी इन्होंने रिमूव करना शुरू कर दी है। तो देखें प्रॉब्लम यह है कि अब आज मैं कराची के अंदर अगर आपकी बात कर लूँ, मेरी कराची में सीमेंट इंडस्ट्री कराची के जो प्लांट 100% चल रहा है फॉर लास्ट। मैं एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, नॉट फॉर लोकल, फॉर एक्सपोर्ट। मैं नहीं कर रहा, पॉलिसी क्लैरिटी नहीं है। ये बेफजूल की लेवी लगा देते हैं, हमें पता ही नहीं कि आज कल गैस पे लेवी लगा दी, कल वो पंखे चलते हैं उस पर लेवी लगा देंगे कि भाई पंखा इस्तेमाल कर रहे हो गवर्नमेंट का तो कुदरत का है, लेकिन वो कहेंगे गवर्नमेंट हमारा है, उस पर आप लेवी लगा देंगे। फिर आप कहेंगे सोलर पैनल्स लगाएं, अभी 18% सेल टैक्स लगा दिया, कल उस पर लेवी लगा देंगे आप, या आप जो पावर जनरेट करें उस पर आप टैक्स दें। फिर आप कह रहे हैं कि फर्नेस ऑयल पर हम टैक्स लगा देंगे। तो क्लैरिटी नहीं है। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आज 3 मिलियन टन का प्लांट लगा सकता हूँ कराची में, पूरा माल एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, $150 मिलियन का रेवेन्यू आ सकता है। मैं नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे क्लैरिटी नहीं है। मुझे पता है कि बेफजूल टैक्सेस लगा के वो एक्सपोर्ट को अनकम्पैरेटिव कर देंगे पाकिस्तान के अंदर, और ये अनकम्पैरेटिव कर देंगे तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके मैं करूँ कि आपको डोमेस्टिक डिमांड तो नहीं है इतनी, हम तो एक्सपोर्ट पे सर्वाइव करें। प्लांट पूरा चल रहा है बिकॉज 70% एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, वो भी इतनी मेहनत करके कि हमने सारा अपना अरेंजमेंट किया, हमने सोलर भी लगाया, विंड भी लगाया, WHR भी लगाया, मतलब 60% हम पावर प्रोड्यूस करते हैं ऑन द रिन्यूएबल साइड, जब जाके हम कंपैरेटिव हैं। इस तरह से थोड़ी कंपैरेटिव हो जाता है। SME इसलिए क्यों बंद हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास कैपिटल नहीं है, उनके पास एक्सेस टू बैंक कैपिटल नहीं है, बैंक बोरिंग नहीं है सॉरी, कि वो अपने आप को इतना कंपैरेटिव कर दें कि वो सर्वाइव कर सके। वो छोटे से बिजनेसमैन होते हैं, उनकी कैपिटल इतनी छोटी है कि उन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करते। जब ये SME पाकिस्तान के बंद हो रही है, लार्ज प्लेयर्स पाकिस्तान में फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट को ये जो लेवी और ये जो बेफजूल चीज़ों पे जो गवर्नमेंट का माइंड आ गया है उसको उनको दुरुस्त करना होगा। ये जो आरडीज वगैरह हटा दें, बट एंटी डंपिंग की जो NTC में एक क्लॉज ऐड करें कि कोई भी इंडस्ट्री डंपिंग के लिए आती है या प्रोविजनल डंपिंग लगा दें, फिर इसकी आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद जो फाइनल डिटर्मिनेशन होती है ड्यूटी की वो आप लगा दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप RD भी हटा दें, डंपिंग के लिए आप 2-2 साल लगा दें, कोर्ट के अंदर केसेस चलते रहेंगे और डंपिंग की कोई फाइनलाइजेशन नहीं होगी। इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम में आ जाएगी। जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें वो ग्रोथ हम नहीं अचीव कर सकेंगे, और जब तक पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट टू GDP आपका नहीं बढ़ेगा शाहज़ेब भाई, आप ये ग्रोथ 3%, 2.5% के बाहर नहीं निकल पाए। ज़ाहिर एक्सपोर्ट टू GDP के हवाले से तो कोई दो राय नहीं है। पेंशन की बात हो रही थी, आप ये देखें कि दुनिया में पेंशन में कम टैक्सेस होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पेंशन है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, अब इन्होंने उसको डबल टैक्स कर दिया। बड़ी मुश्किलों से 20 सालों में वो पेंशन जो है वो 100 बिलियन तक पहुंची थी। पाकिस्तान की जो टोटल सेविंग है प्राइवेट पेंशन फंड की, वो तकरीबन 0.1% ऑफ GDP है। दुनिया का एवरेज मैं नहीं कह रहा, मैं रीजनल एवरेज की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 10% है। उसमें जो आदमी 60 साल के बाद रिटायर होगा उस पर आप कह रहे हैं पूरा टैक्स दे दें मुझे। तो सेविंग वैसे ही इतनी लो है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप इस तरह के टैक्स वसूल करके आप सेविंग्स को और आप कम कर देंगे तो कैसे मुल्क चलेगा। सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है, जब जाके आगे आपके पास कैपेसिटी बिल्ड होगी। देखें बैंकों की गवर्नमेंट की बोरिंग है तो बैंकों को ओवर क्राउड कर दिया, SMEs और बिजनेसेस के लिए कैपिटल एक्सेस करना बड़ा मुश्किल है। जो बड़े ग्रुप्स हैं, जो मीडियम साइज है, वो सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, लेकिन जो छोटे बिजनेसेस हैं वो तो नहीं सर्वाइव कर सकते। वो तो बैंकों में जब लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि IBOR प्लस 4% आप या 3% आपसे चार्ज करेंगे। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट को देखने होंगे। एग्रीकल्चर के मसले मसाइल अपनी जगह पर हैं, वो उनको अपना किस तरीके से इनको मॉडर्नाइज करना है, इनको फैसिलिटेट करना है ताकि आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ आए, जिससे आपकी फूड सिक्योरिटी हो जाती है। आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को 3 एरिया में काम करना चाहिए: फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी।
कि खाना पीना आपके पास इतना हो कि आपको बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। पानी के लिए आप रिजर्वाइज जो आप डैम्स बना रहे हैं उसको आप एक्सपेडाइट करें, मुकम्मल करें। कल आपको नहीं पता कि आपकी ट्रीटी जो इंडिया के साथ है उस पर कितना आपको इम्पैक्ट आएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी बारिशों का जो पैटर्न चेंज हो रहा है उस पर आपको नहीं पता कि बारिशें कब होंगी, और वाटर जो इतना सारा जो ज़ाया करते हैं समंदर के अंदर उसको स्टोर करें ताकि कभी कोई ड्राउट हो, लो सीज़न हो, आपका रेन का उसमें आपका पानी हो। और तीसरा आपका एनर्जी सिक्योरिटी कि आपका जो थर्ड रिज़र्व है, आपका हाइड्रो पोटेंशियल है, जो लोकल कोल अवेलेबल है उसको फुल पोटेंशियल करें। इंपोर्टेड RLNG प्लांट जो मिफ्ता साहब की गवर्नमेंट ने लगाए, बेफजूल प्लांट लगाए गए, इंपोर्ट बेस पे फ्यूल पे प्लांट लगा दिया गया। इससे पहले शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते लेते फर्नेस ऑयल पे प्लांट लगा दिया। आपको पता है मैं अभी इथोपिया गया हुआ था, 100% बिजली हाइड्रो से बनती है, 2 सेंट कॉस्ट है, 2 सेंट पर किलोवाट आवर बिजली की कॉस्ट है। पूरे अफ्रीका में एवरेज जो पावर कॉस्ट है वो 4 सेंट की है, पाकिस्तान के अंदर 12 सेंट 13 सेंट की है। और अभी जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। ये कॉन्फ्लिक्ट किधर रुकेगी, किस लेवल पे जाके रुकेगी, नोबडी कैन प्रोटेक्ट। अगर ऑयल प्राइसेस आपकी ऑलरेडी $70-75 पे चली गई हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो यूटिलिटी या जो पावर कॉस्ट है वो आपकी कम होगी। गैस की आपकी जो LNG की प्राइसेस है वो भी ब्रांड के साथ अगर ब्रांड $75, $78 या $80 का हो जाता है तो गैस की कीमतें बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट को बहुत ही एहतियात के साथ ये फैसले करने होंगे कि ये जो लेवी वगैरह जो लगा रहे हैं उसको विड्रॉ करें, इंडस्ट्री को कंपैटिटिव करें, इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ हैं उसको सीरियसली बैठ के सुने। ये एक माइंड मेकअप कर लेना कि इंडस्ट्री जो है वो अनकम्पैटिटिव है, वो ठीक नहीं है, वो बहुत ही गलत इंप्रेशन पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके जहन में बिठा दिया गया। साहब क्योंकि आप खुद इंडस्ट्री में ये जो सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है जो कि क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो एक्सपोर्ट टू GDP बढ़ाना है, वो ये कि पाकिस्तान के इतने बड़े बिजनेसमैन ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे हैं, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ मगर मैं नहीं कर रहा। वो कह रहे मैं अपना सीमेंट प्लांट एक्सपैंड करना चाहता हूँ एक्सपोर्ट के लिए मगर मैं नहीं कर रहा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, एक तो टैक्सेस पहले से ज़्यादा हैं, ऊपर से फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी है। ये एक कितना बड़ा कंसर्न है इस वक्त अगर मुल्क ने आगे बढ़ना? नहीं, इसका ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आई थिंक इस किस्म के अभी डिस्कशन हो रही थी गवर्नमेंट में भी कि ये जो सीमेंट है, चूँकि अभी जिस तरीके से इन्वायरमेंट है इंटरनेशनल, उसमें ये केस बनता है कि एक्सपोर्ट डेडिकेटेड सीमेंट यूनिट जो है वो लगें, और उसके लिए ज़ाहिर है आपको फिर लॉन्गर टर्म की पॉलिसी जो है वो देनी होगी ताकि उसी पे बेस करके उसकी फिजिबिलिटी बनेगी। और ये एक्सपोर्ट में जो है वो मार्जिन बहुत कम होते हैं, बहुत जो है थिन मार्जिन होते हैं, और अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो फिर जो है वो ज़ाहिर है उसकी फिर आपको फाइनेंसिंग और ये सारी सिलसिले स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड करना जो है वो मुश्किल है। बट जो आपकी जो बात है ना कि आप क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, देखिए वे फॉरवर्ड तो ये 2-3 बड़ी चीज़ें जो है वो अक्सर डिस्कशन में, हाई इंटरेस्ट रेट को कम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि फिस्कल कंसोलिडेशन से इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, कोई और तरीका नहीं है। हम ये आम लोग समझते हैं कि कोई हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर कर देगा और वो कम हो जाएगा या फला हो जाएगा। आपके डेटा बेस्ड होता है और डेटा बेस्ड ही वो सस्टेनेबल होता है, तो वो चीज़ें अगर आपको सपोर्ट करेंगी, आई बिलीव कि इसमें जो है वो गुंजाइश। नंबर 2, जो एनर्जी की प्राइस है वो हाई है, एनर्जी प्राइस को कम आना ही आना है, उसको रिकग्नाइज भी करते हैं, और वो आना है आपको उसकी कंजम्पशन बढ़ने से। देखें इमीडिएट जो इतनी सारी बातें हुई ना कि IPP वाले ये फला वो सब एब्सर्ड था। एक ही चीज़ जो पाकिस्तान को जो है ये एनर्जी प्राइस में बचा सकती है ना, वो हायर कंजप्शन है। ये जो हमारे पास इस वक्त ट्रांसमिशन कैपेसिटी है उस पर हम अगर पहुंच जाए 15 रुपये पर यूनिट जो है वो कॉस्ट कम आ जाती है, तो आप उसी पे जो है वो फोकस करें। अगर उसको आप ये फोकस कर देते तो आप कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। आप तमाम ये डिमांड करते हैं 9 सेंट, तो वो 9 सेंट जो है वो आना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती मुझे ऐसा। मगर इस माह के अलावा लाइक अप्रैल के महीने के अलावा तो पावर कंजम्पशन में मुसलसल डिक्लाइन ही हमें नजर आया ओवर द ईयर। देखें ना, हमारा डिस्टोर्शंस होता है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, किसी को नवाज दिया जाता है, किसी को प्रॉब्लम कर देते हैं, तो इसकी वजह से ये इश्यूज और पैदा होते हैं। तो हमेशा जब भी अभी भी हम देखते हैं कि ये टेक्सटाइल में पिछले 10-15 साल से प्रेजेंटेशनों में बैठता हूँ, और वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। वो कहते हैं भाई ये दे दो, गवर्नमेंट वो दे देती है तो भी नहीं बढ़ता, फला दे देती है तो भी नहीं बढ़ता, वहीं ऊपर नीचे थोड़ी देर के लिए बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, पहले मैं तो अखबारों में कन्फ्यूज हूँ कि ये जो अभी उन्होंने किया है
कुछ लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग मातम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? सब बैठकर जो है वो इसके बारे में, तो मैं ये एक एनर्जी को जो है ये आई थिंक कंजम्पशन बढ़ाने से जो है वो रेशनल। अच्छा, जहाँ ग्रोथ की बात आती है ना, अक्सर आम लोगों में ये इंप्रेशन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ग्रोथ बढ़ेगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। मैंने ऐसे नंबर्स देखे, ऐसे शौकत अजीज़ के ज़माने में ग्रोथ 6% थी, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं इतने ज़्यादा थे, बहुत ही नॉमिनल से थे। लास्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो ज़्यादा था, आज भी नहीं, एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी नहीं था। वो नंबर्स आप देख लीजिएगा, मतलब आप बिल्कुल था आखिर बहुत ज़्यादा एज अ परसेंटेज। दो शौकत अजीज़ के ज़माने, शौकत अजीज़ का जो 8% जब ग्रोथ, हाँ जी शौकत अजीज़, तो उस पर जो है आप वो नंबर आप देखें तो आपको दूसरा ये कहना कि भाई इससे, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, आईटी, इसमें अगर आप फोकस करते हैं ग्रोथ के लिए, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ये बड़े बड़े एम्प्लॉयर हैं ना, ये तो यानी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एग्रीकल्चर है, सेकंड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन है, आईटी में जो है वो बहुत ज़्यादा, तो उसको अगर आप करते हैं तो वो लोग आपके जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को भी जो है वो सपोर्ट करते हैं। तीसरा जो एरिया जो है वो हाई टैक्स का है। तो हाई टैक्स जो है, क्योंकि जब तक ये दो चीज़ें अगली होंगी तो आपकी एग्जिस्टिंग आइडियल कैपेसिटीज़ की यूटिलाइजेशन होगी। जब आइडियल कैपेसिटीज़ की यूटिलाइजेशन होगी तो एक्सपेंशन का केस बनेगा ना। कोई ऐसा तो नहीं है पहले से ही जो है आइडियल कैपेसिटी है, ओवर कैपेसिटी, तो लोग क्यों लगाएंगे? आप मुझे आज बताइए, मुझे तो कोई सेक्टर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जैसे सोहेल ने कहा, सिर्फ ये आपकी जो एक्विजिशंस वगैरह में जो है वो एक्टिविटी चल रही है, और तो आप नहीं देख रहे हैं कि नई इन्वेस्टमेंट, कि भाई आपने फलां चलती हुई कंपनी जो फॉरेनर है वो जा रहा है, फलां कर रहा है, इस टाइप की जो एक्टिविटी हम जो है वो देख रहे हैं। लेकिन नई इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि ये कॉस्ट जो कम आए और टैक्स कम आए। अगर ये टैक्स कम नहीं आएगा तो टैक्स इन दो चीज़ों से कम आएगा, इंटरेस्ट रेट और ये एनर्जी प्राइस जब रेशनलाइज होंगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ने से गवर्नमेंट का साइज़ जो है वो बढ़ेगा या रेवेन्यू का, और वो रेवेन्यू जब बढ़ेंगे तो इस दफ़ा मेरी बात हो रही थी बहुत आखिरी जब दिन थे मीटिंग्स में, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन FBR, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसमें वो कहते थे कि हमारी ख्वाहिश है कि जैसे भी जो भी स्पेस मिलेगा तो हम ये सैलरीड क्लास और सुपर टैक्स को जो है वो कम करेंगे। एक व्यू ये था कि भाई हम ज़रा बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। डिफेंसिव ये है कि अब क्या मेरे पास गवर्नमेंट के पास, मुझे लग रहा है कि क्या ट्रेड ऑफ था। ट्रेड ऑफ ये था कि वो कुछ अपना जो है बजट डेफिसिट को ऊपर रखते, 3.9 की जगह वो 5 रख देते, तो 1400-1500 बिलियन या 1.45 ट्रिलियन रुपीज़ इनके पास अवेलेबल हो जाता। वो 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ टैक्सेस को कम करने के लिए और लोगों की जो छोटी छोटी शिकायतें हैं वो शिकायतों को ख़त्म करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेते। तो आई बिलीव कि वो शायद उन्होंने चूज़ किया कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी अगर हम ये करेंगे और अगर डिस्टेबलाइजेशन जो है वो हो गया तो फिर वो जो बस की जो एलिगेशंस आती हैं वो हो जाएंगे। तो मैं भी फिर उसको सोचकर मैंने भी ये कहा कि नहीं, 1 साल और अगर इसमें इंतज़ार करना पड़े और ये नेचुरल तरीके से चीज़ों में जो है वो बेहतरी आए तो आई थिंक दैट वुड बी ए बेटर चॉइस। फिर साहब ज़रा आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके लिए, मगर वे फॉरवर्ड पे तो बात कीजिएगा, मगर एक तो बस आपने जो एतराज़ किया कि आप लोगों ने जो LNG बेस्ड प्लांट्स लगाए थे वो बिल्कुल फजूल लगाए थे, और अब जब ब्रेंट बढ़ेगी तो वो और उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। और ज़ाहिर पिछले दिनों आपने ये देखा ही कि जो हमारी डोमेस्टिक है वो फील्ड्स हमें रोकनी पड़ रही हैं, क्योंकि जो उसको कॉम्पेंसेट करना पड़े, मेरिट ऑर्डर हमें डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, उस पर क्या कहिएगा? मैं पहले चले सॉरी RLNG नहीं, इवन इम्पोर्टेड जो कोल के इम्पोर्टेड कोल पे भी वो सवाल साहब उसको बेफजूल बोलते थे, असल वर्ड शायद फजूल ही है, लेकिन टफा साहब की थोड़ी सी इस्लाह कर दूँगा। जो जब मुस्लिम लीग नून की लास्ट हुकूमत आई थी तो उस वक्त डीजल पे हम बिजली बना रहे थे। सऊदी अरब और मगरबी जर्मनी भी डीजल पे बिजली नहीं बना सकते ग्रिड में, हम बना रहे थे। जो 4 सिस्टर्स जिसको मुशर्रफ साहब ने गैस दी हुई थी और लगवाए थे प्लांट्स, हेलमोर, ओरिएंट, सैफायर और एक और आई थिंक सैफ शायद, ये डीजल पे चल रहे थे। तो उस वक्त LNG लगाना 100% ज़रूरी था और गैस की बहुत शॉर्टेज थी पाकिस्तान में, इंडस्ट्री नहीं चल रही थी। आई थिंक द बेस्ट थिंग वी डिड वाज टू ब्रिंग इन LNG
LNG के ये जो 3 प्लांट लगाए, या ये लगाते या इंपोर्टेड कोल लगाते। तो इंपोर्टेड कोल लगाने से बेहतर ये होता कि 2 साल रुक जाते और थर कोल से वो लगा लेते। साहिवाल वगैरह ना लगाते तो साहिवाल तो खैर प्लांट साहिवाल में तो नहीं लगना चाहिए ना कोल का प्लांट, मतलब ये तो खैर पागलपना है। लेकिन उस पर मैं कभी भी बहस के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि LNG के प्लांट जो था वो सही लगा था। LNG का कम से कम लाने का फैसला एकदम सही था। अब इस वक्त जो सिचुएशन है फिर ये जो पैदा हो रही है, मेरी बात सुने ना, आपने उस वक्त 2022 में जब 120 मिलियन डॉलर्स का हुकूमत पाकिस्तान ने LNG का कार्गो ख़रीदा है एक्स्ट्रा, तो उस वक्त कतर गैस आपको 32 बिलियन में दे रही थी। तो कभी कभी आपको 90 मिलियन का फ़ायदा भी हुआ है। आज भी $8.40 में आपको ब्रेंट मिल रहा है, अगर 70 की भी हो, क्योंकि 12% आपकी एवरेज है। और हमने ये देखें कि दुनिया में सबसे सस्ता करा था हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह से। तो मतलब आफ्टर द फैक्ट कभी कभार मार्केट नीचे होती है, कभी मार्केट ऊपर होती है, तो ये तो आप बात कर सकते हैं। नहीं, मार्केट ऊपर नीचे चला, हमारी कंजप्शन का इशू हो रहा है। कंजप्शन की तो हमें अपना मेरिट ऑर्डर डिस्टर्ब करना पड़ा। यू नीड टू हैव गैस इन पाकिस्तान। जब उस वक्त तो सोलर 18 सेंट का था, आपको गैस तो चाहिए ना पाकिस्तान में, आपको ईंधन तो चाहिए। मसला पाकिस्तान में ये नहीं है कि बिजली महंगी है, मसला है कि बिजली की मिसमैनेजमेंट है। इस साल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 3 बड़े इंडस्ट्रीज मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, और मुझे आसिफ का नहीं पता लेकिन इन तीनों को पता है, ज़ियाद का और इन दोनों का, कि इन्होंने अरबों रुपए खर्च किए अपनी फैक्ट्री में अपनी एनर्जी लगाने के लिए। ठीक है, वाई आर दे डूइंग इट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी हैज़ एक्सेस एनर्जी? बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट प्राइसिंग इट करेक्टली। वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 3 सेंट या 4 सेंट में वो ख़रीदती है, विंड पावर 4 सेंट में ख़रीदती है और यिलोंग से ही ख़रीदती है, वो 16 सेंट में 15 सेंट में बेच रही है। तो मतलब ये कि गवर्नमेंट की पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी आज से ख़राब नहीं। 10-15 साल पहले जब मैं पंजाब में काम करने गया एंड आई मेट इंडस्ट्रियलिस्ट इन पंजाब, दे वर ऑल एक्सपर्ट्स ऑन गैस। आई वाज लाइक सरप्राइज कि यार ये टेक्सटाइल वालों को इतनी गैस का क्यों पता है? क्योंकि उनको गैस नहीं मिलती थी। 15 साल तक आपने गैस पंजाब को नहीं दी और पंजाब चिल्लाता रहा। फिर उसके बाद आपको अगर लेवल करना था प्लेइंग फील्ड, तो आप ये करते ना कि पंजाब को सस्ता कर देते, आपने सिंध को और भी महंगा कर दिया। मतलब अजीब उल्टी हरकत की है। लेकिन कमिंग नाउ टू द बजट के बारे में मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ। मोहम्मद अली साहब को मैंने कोशिश की है जवाब देने की। मेरे हिसाब से ये इनका जो पॉइंट था वो बेफजूल था। नहीं, मगर इनका ये जो पॉइंट है जो कि ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है, एक्सपोर्ट टू जीडीपी बढ़ाना है। वो कह रहे हैं मैं चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट करना, मैं नहीं कर रहा। उसकी मैं अपना सीमेंट प्लांट एक्सपैंड करना चाहता हूँ, नहीं कर रहा। मैं उस पर आता हूँ। 2.2% प्राइमरी सरप्लस इस बार IMF ने आपने पाकिस्तान ने दिया। ये IMF की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अगले साल आप 2.4% प्राइमरी सरप्लस देंगे, तो आप एक्चुअली जो टोटल सरप्लस वो डेफिसिट बढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि 2.2% आपको रखना है। जो डेफिसिट में कमी आई है, जो सोहेल साहब भी बात कर रहे थे, आरिफ भाई बात कर रहे थे, प्राइमरीली इसलिए कमी आई है कि आपको 1000-1500 अरब रुपया तो डेट सर्विसिंग का कम हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया। अब 2.4% जो हम सरप्लस देंगे प्राइमरी का, उसके अंदर 1.4% जो है ना, वो तो सूबे से आया हुआ होगा, क्योंकि सूबे ने वो पैसे खर्च नहीं किए। सूबे के पास एक्सेस है, वफाक के पास तो पैसे ही नहीं है। अब ये चॉइस ये नहीं है कि हम डेफिसिट और बढ़ा लेते, चॉइस ये थी कि क्या हम अखराजात कम कर सकते थे। तो PSDP के अंदर इस साल भी 4000 अरब रुपया खर्च कर रही है वफाक और सूबे मिलकर। जिस साल आपको वो भी बढ़ाना है, डिफेंस भी बढ़ाना है, आपके इधर 61% टैक्स है कंपनियों के ऊपर, आपकी बिजली में भी इतने मसाइल हैं। इस साल ज़रूरी था कि आपने 4000 अरब रुपया खर्च करना था PSDP पे, नहीं करते, थोड़े से पैसे कम कर लेते। लास्ट ईयर 800 अरब रुपया वफाक खर्च करेगी, इस साल 1000 अरब रुपया का बजट क्यों रखा? 25% क्यों बढ़ाया आपने? लास्ट ईयर का भी तकरीबन 11 माह में 53% खर्च हुआ है ना। जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है आखिरी महीने में कर लेंगे, वो आखिरी में कर देंगे। प्लानिंग ने तो 1500 का से भी ऊपर मांगा, प्लानिंग ने तो 3000 भी मांगा था एक ज़माने में। ठीक है, लेकिन वो मतलब इतने तो अब हमारे हालात नहीं है ना, हमको चादर देख के पैर फैलाने थी। क्या ज़रूरत थी? अगर आप 200 अरब रुपए वहाँ से बचा लेते और आप 40% दे सकते थे, आप टैक्स ब्रेक सैलरी क्लास को रिबेट दे रहे होते 40%, आप पाकिस्तान का इन्वायरमेंट चेंज हो जाता। एक बात। दूसरी बात, आपने PSDP भी नहीं बचाए। चले उस पर आते हैं, करंट गवर्नमेंट पे। पिछले साल आपने रखा था बजट 830 अरब रुपए का, जो कि 22% ज़्यादा था उससे एक साल पहले का। खर्च आपने 868 अरब रुपए किए। इस साल आपने 971 अरब रुपए का बजट रखा, आपने उससे 16% ज़्यादा रखा। जब आप खुद फरमा रहे हैं कि 4.7% आपका महंगाई है, इन्फ्लेशन का रेट है, तो फिर किस वजह से आपने 16% करंट अकाउंट, नॉन मिलिट्री करंट सिविल एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए? यू कैन हैव इजीली रिड्यूस देम। मतलब आप देखें ना, हमारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमने रेलवे के ऊपर, रेलवे को इस साल 92 अरब रुपए देंगे, 92 बिलियन रुपीज़। दिस इज़ व्हाट वी विल मनी लूज ऑन रेलवेज। वी विल स्पेंड 65 बिलियन रुपीज़ ऑन हायर एजुकेशन।
पूरे पाकिस्तान के हायर एजुकेशन से ज़्यादा आप माशाल्लाह रेलवे का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। तो फिर हायर एजुकेशन का वही हाल है और रेलवे का भी हाल आप जानते हैं। सो द थिंग इज़ कि हमारी ये गलती हुकूमत की थी कि इसने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करी। अगर हुकूमत ये प्रायोरिटी सेट कर सकता तो ये बजट डेफिसिट कम कर सकते थे या बजट डेफिसिट को यहीं रखते और आप टैक्स ब्रेक दे सकते थे। ग्रोथ आने से ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आपका बजट डेफिसिट कंट्रोल होगा तो फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में, एक ऐसी आखिरी बात कर दूं कि आखिरी साल में मुशर्रफ साहब के ज़माने में 7.5% से ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट था 2008 में। और आपको याद है कि 2007 में जब दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया था तो उस वक्त जो क्यू लीग की गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई उस पर वो नहीं किया। फॉरेन पीपल्स पार्टी की 2008 में गवर्नमेंट आती है, IMF के पास जाते हैं, क्राइसिस की सूरत हाल थी हमारे वक्त। और वही ये चीज़ जो है वो नून के आखिरी साल में हुई और PTI के आखिरी साल में हुई। आगे क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है कि जो ट्रांसमिशन उसमें हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है। डॉक्टर साहब आप अब मुझे बताइएगा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ने के लिए। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि वी आर एक्सपोर्ट, बिल्कुल एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उन बदनसीब मुल्कों में 3 है शायद दुनिया में कि जिनका 10% से GDP से नीचे ही रहती है एक्सपोर्ट, एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल। और उसमें है भी, मैं नाम बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट स्टेट बैंक में यमन, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, दे आर नॉर्मली कभी 11-12 चले जाते हैं, फिर उसके बाद ठुस हो जाते हैं। प्रॉब्लम अगेन यही है। दूसरे इसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी बहुत जिम्मेदार। मसलन ये कि जब हम मशवरा देने जाते हैं ना, जब आप मशवरा दे रहे हो तो मशवरे वाला किरदार पाकिस्तान के लिए अदा करें, अपने बिजनेस के लिए नहीं करें। अब आप मुझे बताएं कि EFS के अंदर जो है इतनी बड़ी एनोमली आई, कितने बिजनेसमैनों ने साथ दिया कि हाँ गलत है, अगर IMF नहीं करता जीरो रेट लोकल को तो फिर मजबूरन EFS पे इंपोर्ट पे लगा दो। किसी ने नहीं किया। आज अगर जो किया है उस पर भी एहतजाज कर रहे हैं, यानी नोइंगली कि मुल्क की डोमेस्टिक इंडस्ट्री तबाह हो रही है। हम ये गवर्नमेंट से फरियाद कर रहे हैं कि जी डंपिंग्स लगनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी कितने लोगों ने सपोर्ट किया कि जी मजबूर है, जब हमें लोकल माल लेना होता है तो सेल टैक्स देना होता है, इंपोर्ट से फ्री है, ये आर्बिट्राज खत्म कर दें किसी तरीके से भी। किसी ने किया नहीं किया ना, इसका मतलब है कि खत्म हो गई बात ना। वी कम फर्स्ट पाकिस्तान, मतलब चलने ठीक है, इट्स नेचुरल दैट मैं अपने आप को पहले रखूं, मगर एज एन एडवाइज़र तो मुझे नहीं रखना चाहिए। अगर मैं किसी कमेटी में बैठा हूं तो नहीं मुझे रखना चाहिए ना। देन पाकिस्तान कम फर्स्ट, अगर मैं पाकिस्तान की कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये तमाम हमारे यहाँ चीज़ें रहीं। अब जैसे जहाँ तक इन्होंने LNG की बात की, LNG प्लांट उनकी टोटल कॉस्ट ही इतनी कम है। हमारे यहाँ जो लास्ट गवर्नमेंट के साथ तय हुआ था कि गवर्नमेंट उनको इससे IPP मॉडल से हटा के अपना स्टैंड बाई एग्रीमेंट पे रख लेगी। हमने उल्टा सुना है कि जी पंजाब गवर्नमेंट उसको चलाएगी, उसके नफ़े से जो है अच्छे काम करेगी। भाई नफ़ा कहाँ से आएगा? जब बिजली बिकेगी, महंगी बिजली बिकेगी तो नफ़ा आएगा ना। तो इट्स अनबिलीवेबल सिचुएशन इस किस्म की है। और दूसरे के गवर्नमेंट की, चूँकि गवर्नमेंट का काम बिजली में नहीं होना है और वो ज़बरदस्ती IPP कॉन्ट्रैक्ट करके घुस गई, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट एक ऐसा वो इदारा है कि जिसके पास IPP का अजाब पड़ा हुआ है, सही गलत हिस्टोरिकली बता 70,000 मेगावाट खरीद लिए 25,000 के सिस्टम पे, सेट असाइड ऑल दोस्त थे। तो वो हर आदमी जो बिजली बना रहा है वो उसका दुश्मन है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो फर्नेस हो, चाहे चंद दिनों में इन्होंने राइटली फरमाया कि जी और हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप बिजली सस्ती नहीं करेंगे उसकी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। अब जहाँ तक आपने टर्फ का सवाल किया, टर्फ के अंदर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ। अभी इन्वेस्टमेंट के रंग आने लगे, आपने 20 सेंट की बिजली कर दी। तो जितना इन्वेस्टमेंट जो है वो पंजाब में हुआ वो ख़त्म हो गया। मतलब 20 सेंट पे कौन चला सकता है? अभी तो बिजली की कीमत कम कर दी ना सर। वो तो अब मैं फेज वाइज आ रहा हूँ। आपने कहा टर्फ का इफेक्ट क्यों नहीं है? आपने सब कुछ दिया और सब कुछ छीन लिया 20 सेंट करके। तो कीमत कम हुई तो इफेक्ट आएगा? मतलब वो तो 0% पे भी कोई नहीं चल सकता ना। ग्रॉस कीमत कम हुई है तो इफेक्ट आएगा। सो मैं आप बताता जाऊँ, अब स्टेज वाइज आ जाए ना कि पहली स्टेज तो ये हुई, उसके बाद कर आगे जब ये भी है ना कि बिजली की शायद गवर्नमेंट को भी मॉनिटर करना चाहिए था, बट वैल्यू एडेड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती तो बेहतर था। इंटीग्रेशन की तरफ देखिए वो तो गवर्नमेंट ने एक फैसला कर दिया ना, जो भी था चलना तो चाहिए था ना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इंडस्ट्री भी की भी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, अगर वैल्यू एडेड की तरफ ज़्यादा जाते बजाय इसके। ये तो हर एक किया ना। मैं तो चूंकि मैं इत्तेफाक से बिजली समझता था, मैंने टर्फ में ना होने के बराबर पैसे लिए कि मुझे अंदाजा था कि चलना ही कुछ नहीं है। मैं तो टू बी ऑनेस्ट। तो अब इसके बाद आप आ जाए, कराची में 4 सेंट की गैस रही 3 साल, कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ गई? हम कहते हैं 55% जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो कराची देता है। 4 सेंट आपकी 3 साल गैस रही, आपने कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ा दी? 19 की 16 आ गई। क्यों आई? इसलिए आई
कि 4 सेंट की बिजली जो है वो सिर्फ 70% लोगों को अवेलेबल थी, 30% को तो गैस ही काट दी। एक ब्लेंड बनना था, इट टुक अस 1.5 year टू ब्लेंड इट, एंड आई अप्रिशिएट मोहम्मद अली टब्बा साहब कॉर्पोरेशन कि इन्होंने उसमें हेल्प की, वरना वो शायद और 6 महीने नहीं होती। लोगों की इंडस्ट्री पूरे साइट में बंद होती थी, सिर्फ एक 25% ब्लेंड के लिए वी टुक 1.5 year कि जी हमें 1.5 सेंट महंगी नहीं मिले तो हमें तो 4 की पूरी मिल जाए तो दूसरा मर जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वी शुड ऑल्सो बी जस्ट नॉट पॉइंट आउट फिंगर्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट के जी ये गवर्नमेंट का, हम आपस में अपने मसले भी नहीं हल कर सकते तो हम क्या जाएंगे। फिर आईपीपी भी कोई एलियंस ने तो आगे नहीं लगाया ना, लेकिन भाई ने 4 सेंट का जिक्र किया, भाई ने 18 सेंट वाला भूल गए। और ज़ाहिर है अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि एक बहुत हुकूमत कहती तो हमने एक्सपोर्ट बढ़ाना है और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है, बट एंटी इन्वेस्टमेंट बायस है। तवार साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं इस वक्त क्योंकि मैं अनसर्टेन हूं कि फ्यूचर में हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी सोलर पैनल इंसेंटिवाइज करने की बात करते हैं, कभी इंपोर्ट पे 18% टैक्स लगा देते हैं, ये कह के कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अगेंस्ट बायस खत्म हो। आपको लगता है इस तरीके से फिर हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे? सर देखिए वही बात, देखें सॉरी मेरे ख्याल में लग रहा है कि यहाँ एक्सपोर्ट से मुराद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, ठीक है। हाँ, मगर फोकस वो तो कह रहे मैं वो कह रहे मैं खाली टेक्सटाइल फोकस वो कह रहे मैं सीमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए प्लांट लगाना चाहता हूँ। आता हूँ ना, आप देखें जो नंबर्स कोट किए जा रहे हैं ना, पिछले साल 70 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान पे एक्सपोर्टर्स पे टैक्स लगा। आप अपने बजट के प्रोग्राम उठा लें, वहाँ पे लोगों ने प्रिडिक्शन की 20% 30% घटने की। आज ऑफिशियल 11 महीने के 5% बढ़ी हैं। नंबर 1 ये बढ़ी है गुड्स एक्सपोर्ट। अब पता नहीं आप क्यों भूल जाते हैं। मुझे याद है पिछले साल भी 2 यहाँ से कमेंट आए थे कि एक तो इन्फ्लेशन टारगेट से ऊपर रहेगी, आपने कहा था नहीं रहेगी, नहीं रही। आपने एक्सपोर्ट के हवाले से भी ये बात हो रही थी, बट एक्सपोर्ट भी बढ़ी, उतनी नहीं बढ़ी जितनी गवर्नमेंट चाहती थी, बट देखें आप आधी तस्वीर देख रहे हैं। 32 बिलियन की आप एक्सपोर्ट देख रहे हैं, जो 5-6% बढ़ रही है। 9 बिलियन की सर्विस एक्सपोर्ट आप नहीं देख रहे जो 9% बढ़ रही है। वो 32 बिलियन में आसिफ साहब ने तो खुद कह दिया कि 6-7 बिलियन का ये इंपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल में तो ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो जो 32 बिलियन की अगर आप नेट ऑफ इंपोर्ट करें तो बहुत कम रह जाती है। जो सर्विस एक्सपोर्ट है आपकी 9 बिलियन की, वो 9 बिलियन की है। तो अगर आप उसको नेट ऑफ करें, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का सर्विस 20% है, मगर आप उसको इंपोर्ट से नेट ऑफ करें तो सर्विस एक्सपोर्ट 50% है। इसकी हम कोई बात नहीं करें जो 9% से बड़ी है डॉलर टर्म्स है। मेरे ख्याल में जो वे फॉरवर्ड में हुकूमत को नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जिसमें फार्मा हो गया, जिसमें मीट हो गया, और आईटी एक्सपोर्ट्स और सर्विस एक्सपोर्ट जिसमें इंडिया ने कमाल कर दिया। और पाकिस्तान में अब सरकार खुद कह रही है कि $500 बिलियन फ्रीलांसिंग से आए हैं, उससे ज़्यादा ही आए होंगे। उस पर मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड में फोकस करना चाहिए। कमिंग टू वे फॉरवर्ड, मेरे ख्याल में जो कंसोलिडेशन का और ग्रेजुअल ग्रोथ का है वो मॉडल कम से कम 2 साल बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। इस साल शायद हम 3.5-4% ग्रो हों, अगले साल 4-4.5% हों। और IMF का प्रोग्राम है दिस इज़ अ ब्लेसिंग, उसको एडहर करें तो फिर जाके हम कोई इंसेंटिव देने के काबिल होंगे और फिर जाके अवाम को शायद कुछ महसूस हो कि खुशहाली आई है। अब जब तक पाकिस्तान की GDP पर कैपिटा 2000-2500 पर पर्सन नहीं होती, जो आज 1800 हुई है बड़ी मुश्किल से बढ़ के, तो मेरे ख्याल में हमें अवाम के लेवल पे इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। और उसके लिए कंसोलिडेशन, 2 साल कंसोलिडेशन हो जाए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये नज़र आ रहा है कि 2 साल कंसोलिडेशन के साथ हम गए, 20-25 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व्स भी अगर बिल्डअप हो जाते हैं, उसके बाद हम एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेज में ऐसी जगह पे खड़े होंगे कि हम 5% की बात कर सकें। ये आपको साइंस नज़र आ रहे हैं? अगर ये 2 साल हमने कंसोलिडेशन कर लें तो हो सकता है कि 2 साल के बाद हमारी टोटल गुड्स एक्सपोर्ट्स 40 बिलियन हो और सर्विसेज एक्सपोर्ट 20 बिलियन डॉलर हो। तो ये 60 बिलियन, आज जो 42 बिलियन है, ये 2-3 साल में, यानी कि तकरीबन रेमिटेंसेस को मिलाएं तो 100 अरब डॉलर पर हम खड़े हैं। इसमें कोई हर्ज ही नहीं है और इससे हम 5-6% ग्रोथ की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये अगले 2 साल में आपको करंट अकाउंट भी सरप्लस करना है, आपको प्राइमरी बैलेंस भी सरप्लस करना है, डेट टू GDP भी कम करना है और रिजर्व को 20 बिलियन डॉलर से ले जाना है। उसके लिए पेन होगा, हो रहा है, मगर इसके अलावा हम खुशहाली की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो फिर होगा ये कि 6% की GDP ग्रोथ होगी, 2% का टर्फ होगा, कंस्ट्रक्शन 20% से बड़ी होगी और अगले साल जो है आप नहीं, इस बात से तो इत्तेफाक है आपकी से कि हमने बूम बस्ट बहुत देखा है, मगर ये आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि 2 साल बाद आपको ये नज़र आ रहा है कि हम गुड्स एक्सपोर्ट प्लस सर्विसेज में 40 अरब डॉलर क्रॉस करें, 60 अरब डॉलर पे चले जाए, 60 के करीब जा सकते हैं, और प्लस रेमिटेंस इंक्लूड करके 100 बिलियन, और ये
हमें एक रूम देगा कि हमारा करंट अकाउंट इतना बैलेंस हो कि हम 6% की ग्रोथ की तरफ जाएं। करंट अकाउंट फिर भी आपको सरप्लस रखना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए आर्टिफिशियली इंपोर्ट कंट्रोल जैसा आज है, जो सबको पता है, वो करना पड़े। ज़ियाद बशीर साहब, आपको नज़र आ रहा है कि हम कंसोलिडेशन में हैं, बेहतर है कि बजाय इसके कि दोबारा डिफ़ॉल्ट की बातें हों, अचानक बूम की तरफ जाएं, इसको कंटिन्यू करें। तो ऐसे साइंस हैं जो सुहेल साहब कह रहे हैं कि $40 अरब की गुड्स एक्सपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स $20 अरब की, $40 अरब की तकरीबन रेमिटेंसेज, $100 अरब, और ये एक ऐसा मॉडल होगा जिसमें हम 6-7%, 5-6% ग्रोथ की बात कर रहे हो। जी, आई थिंक ये सही तो कह रहे हैं एक साइड से, बट द थिंग इज़ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ नीडेड राइट नाउ। अगर आप देखें, आपके तकरीबन 4.2 मिलियन पीपल एंटर कर रहे हैं वर्कफोर्स में एवरी ईयर, और जो आपकी जो 2.5% GDP ग्रोथ है, आप मुश्किल से अराउंड 1 मिलियन लोग अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आपका अराउंड 3 मिलियन अ ईयर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ये बहुत डेंजरस चीज़ है। तो जैसे मोहम्मद अली साहब भी कह रहे थे, सीरियस इंसेंटिव शुड बी गिवन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन विच एवर वे पॉसिबल। जो भी ये दे दो, बिकॉज अगर आप इनको नहीं एम्प्लॉय करोगे, एवरी 3 years इट्स 10 मिलियन पीपल। अब वो 10 मिलियन बंदा जब अनएम्प्लॉयड होएगा, आपको मेरे से बेहतर पता है कि क्या हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू लुक एट। अदर देन दिस, अगर आप कह रहे हैं वो जो कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो फिर SOEs को भी फेंक दो। दे विल बी वर्थलेस आफ्टर 2 years एनीवे। बेच दो, अभी कुछ मिलेगा। जिस स्पीड से रिन्यूएबल्स आ रहे हैं, ये जो आपके जनरेशन कंपनीज हैं, इनकी क्या वर्थ होगी? एवरीबडी ऑफ ग्रिड चलेगी। पूरे कराची में हर घर पे सोलर लगा हुआ है। प्राइवेटाइजेशन करें, कंसोलिडेशन ही करनी है, तो ये सबसे जान छुड़ाएं। सब कुछ उसमें 1000 अरब रुपए जो जाते हैं, जाया होते हैं, इससे जान छुड़ाएं जी। चाहे कितनी अनपॉपुलर हो, मगर जान छुड़ाएं। बिल्कुल कर दें। जो NFC जो अवार्ड होता है, इसको परफॉर्मेंस बेस्ड कर दें। आप बस दे देते हैं प्रोविंसेस को, बट देयर इज नो परफॉर्मेंस बेसिस टू दिस। वो खर्च करें नहीं करें, जो भी करें, इसके कुछ तो स्ट्रिंग्स अटैच करके दें टू द प्रोविंसेस। सो देयर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी ओवर द, और डीरेगुलेशन करना चाहिए। जितनी डीरेगुलेशन कर देना गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस, जितनी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम होएगी, इतना प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश करेगा। अभी आप देखें, आप व्हीलिंग नहीं लगा सकते एनर्जी सेक्टर में। अगर हम कहें कि हमें वो ऑफ ग्रिड लगाना है रिन्यूएबल, और हमें अपने प्लांट को व्हील करके देना है, वो पॉलिसी भी नहीं है, ना कोई मुनासिब रेट्स देने की सोच रहे हैं। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ों में रेगुलेशन में जितना रहेगा ना गवर्नमेंट, इतना स्लो होते जाएगा। ईज़ ऑफ बिजनेस भी आपका इससे बिगड़ेगा। हमें ये भी देखना है कि हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत बाहर बैठा हुआ है, हम उनको कैसे इंकरेज कर सकते हैं इधर आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। जो ईज़ ऑफ बिजनेस ही यहाँ नहीं है, हम बस उनको रेमिटेंसेस के लिए देखते हैं। हमने उनसे वैल्यू एडिशन तो देखा ही नहीं कि वो क्या कर सकते हैं। बाहर दुनिया में उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट IT कंपनी सिलिकॉन वैली में खड़ी कर दी है, $1 बिलियन कंपनीज खड़ी कर दी है। वहाँ शाहिद खान है, उसने नहीं पता कितने $1 बिलियन का ऑटो पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर दिया है। मगर हाउ कैन वी इनकरेज देम टू री इन्वेस्ट एंड कम बैक इनटू पाकिस्तान? ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। जो डिबेट को कंक्लूड करने के लिए मैं चाहूँगा लास्ट क्विक कमेंट आप सबका एक ले लूँ। जी तब साहब, लास्ट आपका कमेंट, अगर कोई ऐसी बात जो आप गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहें या वैसे करना। देखिए, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को वेरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट में इंडस्ट्री को होलिस्टिकली देखना होगा। आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जब आप दोनों को आप ठीक करेंगे और इंडस्ट्री को के जो मसले जनरल मसले, कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए। मैंने कहा कि डे वन कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए, कोई रिबेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से। लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। मगर अगर आपने हमें गैस दुनिया से महंगी दे दी है, इम्पोर्टेड गैस भी दुनिया से महंगी दे दी है, फ्यूल आप चाहते हैं कि हम लेवी लगा दें, मतलब फर्नेस ऑयल पे हम 77,000 रुपये, मतलब 77,000 रुपीज़ लेवी, दुनिया में कहीं नहीं होता। तो इस तरह की तो एंटी बायस पॉलिसी विल गोइंग टू टेक पाकिस्तान नॉट एट अ ग्रोथ स्टेज। हम जहाँ फंसे हुए वैसे ही फंसे रहें। और साहब, आप समझते हैं 2 साल कंसोलिडेशन, उसके बाद ये जो $100 अरब वाली बात की है सुहेल साहब ने, ये पॉसिबल है? इन्होंने तो उड़ान पाकिस्तान जो है वो कंफर्म कर दिया सुहेल साहब ने। आई बिलीव, देखिए मुझे जो लगता है ना कि हम इन्वेस्टमेंट की बातें जो कर रहे हैं, हमें जो है वो एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टर 50 बिलियन 100 बिलियन रुपीस लेके आता है, आपके साथ बैठता है, आप उसको टेलर मेड क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट की बेसिस पर आप उसको जो है उससे डील करें, इन्वेस्टमेंट बेसिस पर, और उस पर आप देख लेंगे भाई अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट। आई थिंक ये चीज़ अगर करना आप शुरू करेंगे ना, क्योंकि वो इनका माइंडसेट है पॉलिसी मेकर का, वो ये नहीं है कि हम बिजनेसेस के पार्टनर हैं। वो तो ये समझते हैं कि शायद हम कोई ओपोनेंट है या हम उनकी जेबों से कुछ पैसे निकालने आए। तो आई थिंक बिजनेस फ्लरिश करेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, तो लोगों को रोज़गार और गवर्नमेंट को रेवेन्यू और सारे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज आपके एड्रेस होंगे। तो उस पर आई थिंक उसके और लोकल
जो एंटरप्रेन्योर्स के साथ वही सलूक करें जो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ जो है वो करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान है ना, वो सिर्फ खड़ी भी है। दुनिया भर में कीमतें कम हो जाती हैं तो पाकिस्तान में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, गैस की, शरह सूद की वगैरह दुनिया में बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है। कोई प्रोएक्टिव चीज़ नहीं कर रहा है टू ग्रो, मेक पाकिस्तान ग्रो। कोई प्रोएक्टिव चीज़ नहीं कर रहा है टू मेक पाकिस्तान इलिटरेट। ये मुल्क में आज भी 10 में से 8 बच्चे 10 साल के 2 जुमले नहीं पढ़ सकते। आप जितनी भी बातें कर लें, आप आईटी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सोहेल साहब, जितनी भी कोशिश कर लें, आप आईटी एक्सपोर्ट करना या करना, आप सोचें कि आपने $4 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट करी, आपके साथ जो मुल्क बैठा है वो 150 बिलियन से ज़्यादा कर रहा है। हमारा बच्चा कोई जेनेटिकली कमज़ोर नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर हो गया। हमारी हुकूमत डिसफंक्शनल है। ये शहबाज शरीफ साहब को एक मौका था कि वो कुछ कर देते, इन्होंने ये मौका ज़ाया कर दिया। कोई रिफॉर्म नहीं। जी, ये जहाँ तक है कि देखें, हमारे हर चीज़ जैसे एनर्जी वगैरह सब सरप्लस है, बजाय इसके कि हम, और ये जैसे एलएनजी वगैरह भी है, ये भी सरप्लस है। अब हमें इसको ब्रेक करना होगा। जब हमारे ये गौर एजाज साहब जो पेट्रो इन चीफ हैं, ये चाइना गए व्हेन ही वाज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, ही आस्क्ड दी चाइना कि भाई आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप किस शहर में करेंगे। चाइनीज से कराची। ही ओपनली सेड दैट व्हाट इज़ द सेकंड चॉइस, दे सेड कराची। ही सेड व्हाट इज़ द थर्ड चॉइस, दे सेड कराची। फॉर दैट कराची में स्टील मिल के 7,000, मेरे हिसाब से 10,000 एकड़ इमीडिएटली चाइनीज़ को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, बिलीव मी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अलावा पहले फॉरेन इन्वेस्टर आपके यहाँ नहीं आएगा। ये SEZ, ये सब, आप डोंट इन्वेंट अ व्हील। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आप 1000 गज की जगह नहीं है, 1000 गज का प्लॉट नहीं मिलता, 4-4 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई हैं। Why don't you utilize it? You break the ice. 1000-2000 मेगावाट, they will going to relocate. आपको टैक्स नहीं मिलेगा कुछ भी ना, मगर आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी। वो डॉलर तो बाहर आके खर्च होंगे, कुछ प्रोडक्ट तो आएगी। दिस इज़ द बेस्ट वे टू ब्रेक द आइस। सर, जो रिफॉर्म का मौका ज़ाया कर रही है गवर्नमेंट, ये बात और ज़ाहिर ज़ियाद बशीर साहब ने बड़ी अहम बात की कि जब आप कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं तो फिर वो रिफॉर्म तो करें जो कि आपको करने चाहिए, चाहे वो टैक्स की सूरत में हो, प्राइवेटाइजेशन की सूरत में हो, लॉस मेकिंग एंटिटीज हो, उसमें तो कुछ कर नहीं रही गवर्नमेंट। नहीं, बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल में 3 रिफॉर्म्स में थोड़ी तेज़ी लानी होगी। एक एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, काफ़ी उस पर चीज़ें हो गई, मगर उसको मज़ीद करें तो कीमतें स्टेबल हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरा है SOEs का, इसमें प्राइवेटाइजेशन। अब नए मिनिस्टर हुए हैं, वो टेक्नोक्रेट हैं, पॉलिटिशियन नहीं हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगर 12 महीने में PIA हो जाता है जैसे भी करें तो एक कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। एंड लास्टली, जो औरंगज़ेब साहब डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उसको थोड़ा एग्रेसिव करना होगा। ये जो फाइलर बन जाते हैं, चाहे वो होलसेलर है वो भी कह रहा है मैं फाइलर हूँ, रिटेलर है वो भी कह रहा है मैं फाइलर हूँ, ट्यूशन सेंटर वाला भी, बट वो गलत फाइलर हैं। उनके एक्सपेंसेस को, उनकी इनकम को कंसोलिडेट करके आईरिस सिस्टम में लाना पड़ेगा और उनको फाइल के बटन दबाने से पहले इसको रोकना पड़ेगा कि आप इसको वेरीफाई करें। और ये डेटा कलेक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, मौजूद डेटा मौजूद है तो मौजूद है। जिस तरह हमने कहा ना कि बैंकों में रिकंसाइल करना कोई मुश्किल नहीं, बैंकों में नॉन फाइलर का पैसा भी मौजूद है, बट उसको आई थिंक इंटीग्रेट करना है विद द टैक्स सिस्टम। तो ये 3 चीज़ें आई थिंक फाइनल मेरे कमेंट्स हैं जो मैंने कहा बताऊँ। साहब, फाइनल कमेंट। आई थिंक ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट लाया है एग्रीकल्चर में, वो जो कह रहे हैं रिटेल में ला रहे हैं, आई थिंक वी नीड अ गुड कमेटी। जो या कमेटी नहीं देम उनको खुद कर देना चाहिए, दे शुड इम्प्लीमेंट इट। इसके रिजल्ट आने चाहिए। बस कह देना हमने एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा दिया, कितना रेवेन्यू आया है, क्या आया है, ठीक है। रिफॉर्म कहना इज़ वन थिंग, इम्प्लीमेंटिंग इज़ अनदर थिंग। जितना आप हाई टैक्स रखेंगे, यू आर इंसेंटिवाइजिंग द ब्लैक मार्केट टू फ्लरिश। यही होता है कि बंदा बोलता है अगर मैं अभी बिजनेस में आऊँ, स्टे आउट ऑफ द नेट, मेरी प्रॉफिट इतनी हो जाएगी। तो आपने टैक्स इतना हाई कर दिया दैट द ब्लैक मार्केट इज आउट ग्रोइंग ये जो आपके जो नॉर्मल मार्केट है। तो आई थिंक यू आउट प्राइस्ड योरसेल्फ। और ये जो एक चीज़ है जो ये लास्ट है, इज अबाउट वाइडनिंग वर्सेस डीपनिंग। ये सही कह रहे हैं कि डीपनिंग के पीछे जाना चाहिए, मगर प्रॉब्लम इज के दे डोंट यूज डेटा। वो तो बस जो दे रहे हैं, जो भले 100% भी दे रहे हैं, 95% भी दे रहे हैं, उनके ही पीछे जाते रहते हैं, बिकॉज दैट्स ईजीएस्ट। सो आई थिंक ये चीज़ है, इफ़ यू गोइंग टू डू डीपनिंग इट हैज़ टू बी डेटा ड्रिवन। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, ट्रांसमिशन है, पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है, और तमाम का कंसेंसस है कि अगर आपने कंसोलिडेशन भी करनी है तो साथ में रिफॉर्म्स कीजिए। इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता कि आप टैक्स नेट में जो पहले से लोग मौजूद हैं उन पर ज़्यादा बोझ बढ़ाए जाएँ, जो ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं या जिनको देना चाहिए उनसे टैक्स ना ले रहे हों, रिफॉर्म्स ना करें, प्राइवेटाइजेशन ना करें। ये सब साथ करके अगर गवर्नमेंट आगे चलेगी तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।